हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम अपनी पिछली क्लासेस के अंदर अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा कंसिडरेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, तो हमने देखा था अपनी पिछली क्लासेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है हमारे सामने हमारा एग्रीमेंट और दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी। अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट किससे मिलकर बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हम ऑफर को भी अच्छे से देख चुके हैं, एक्सेप्टेंस को भी अच्छे से देख चुके हैं। अब बात करें अगर एनफोर्सेबिलिटी की, तो एनफोर्सेबिलिटी को लेकर हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 10 के अंदर कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी की कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी चैप्टर नंबर 1 में। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा वो जाके चैप्टर नंबर 1 को देख सकते हैं। वहां पर मैंने कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बता रखी हैं, समझा रखी हैं अच्छे से। तो कंडीशंस क्या थी? हमारे सामने 4 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी फ्री कंसेंट, यानी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होती हैं उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। किसी के जोर जबरदस्ती या दबाव की वजह से आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करवा सकते। दूसरा हमारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पर्सन दे रखे हैं लॉ ने, जो पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन कौन से पर्सन होते हैं? वो माइनर होता है, अनसाउंड माइंड होता है और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं। बाकी इनके ऊपर स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं। आप जो ये कंडीशंस देख रहे हैं, कंडीशन ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, इनके अंदर जो 4 कंडीशंस हैं, इन चारों कंडीशंस के ऊपर सेपरेटली हमारे चैप्टर्स हैं। जिस तरीके से हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर एक चैप्टर था, तो वहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन सब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो सबसे पहला सवाल आता है कंसिडरेशन क्या होता है। तो कंसिडरेशन को लेकर एक लैटिन वर्ड दिया गया है और वो वर्ड क्या है? क्विड प्रो क्यू। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर तो हमें पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है कंसिडरेशन को लेकर। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी। ए ने ऑफर किया कि वो अपनी कार बेचना चाहता है, किसको? बी को। बी एक्सेप्ट द ऑफर। बी ने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। तो यहाँ पर ए ऑफर है, बी हमारा ऑफरी है। ए ने ऑफर दिया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? ए ने ऑफर दिया। ए ने ऑफर दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में। बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और ए को 1 लाख रुपए देगा। तो ए को क्या मिला? उस ऑफर देने के बदले, यानी अपनी कार देने के बदले ए को क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए। तो ए का कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख रुपए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब आपको रिटर्न में क्या मिला। तो ए को रिटर्न में क्या मिला? ए को मिला 1 लाख रुपए। जबकि बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, तो बी को बदले में क्या मिला? बी को बदले में मिली कार। तो यहाँ पर बी का कंसिडरेशन क्या थी? कार। तो ए ने अपनी कार दी, उसको बदले में 1 लाख रुपए मिला। बी ने 1 लाख रुपए दिए, उसके बदले में कार मिली। तो यहाँ पर दोनों को ही कुछ ना कुछ मिल गया, समथिंग इन रिटर्न। दोनों को ही रिटर्न में कुछ ना कुछ मिल गया। तो कंसिडरेशन का सिंपली मतलब होता है जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा लॉजिक है, कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर। डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, ध्यान से सुनोगे अच्छे से समझ में आएगी। एक एक वर्ड को हम ध्यान से देखते चलेंगे। When at the desire of the promiser, promiser के डिजायर पर। अब यहाँ पर डिजायर किसका है? प्रोमिसर का। प्रोमिसर कौन होता है? मुझे बताओ ये प्रोमिसर होता कौन है? एग्जांपल है, ऊपर देखा था हमने, ए ने ऑफर दिया था अपनी कार बेचने का बी को 1 लाख रुपए में। तो यहाँ पर प्रोमिसर कौन है? ए प्रोमिसर है हमारा, और बी कौन है? हमारा प्रोमिसी। मैंने आपको बताया था ऑफर को हम प्रोमिसर भी कहते हैं और ऑफरी को हम प्रोमिसी भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रोमिसर है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? When at the desire of the promiser, प्रोमिसर के डिजायर पे। ये बताओ मुझे, यहाँ पर ए के डिजायर पे कार बेची जा रही है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। When at the desire of the promiser, the promisee, promisee कौन है? promisee हमारा बी है, जो कार खरीदने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस देगा, यानी बी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? प्रोमिसर के डिजायर पर promisee और एनी अदर पर्सन। अभी एनी अदर पर्सन कौन है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी आप भूल जाओ एनी अदर पर्सन। अभी आप ध्यान से सुनो सिर्फ इतना, प्रोमिसर के डिजायर पर promisee कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। मतलब क्या है? हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ध्यान से एक एक वर्ड को देखो। हैज डन मतलब कुछ करना, और एब्सटेन कुछ करने का ही नेगेटिव वर्ड होता है, कुछ करने से रोकना। तो प्रोमिसर अपने डिजायर पर प्रोमिसी को कुछ करने के लिए कहेगा या कुछ करने से रोकेगा। इसी टाइप की लैंग्वेज हमने देखी थी अपने ऑफर की डेफिनेशन के अंदर। वहां पर हमें अच्छे से पता है कि हमारा ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी आपको कुछ करने के लिए भी कंसिडरेशन मिल सकती है और कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन मिल सकती है। ऊपर हमारे एग्जाम्पल के अंदर ए ने बोला था कि मेरी कार खरीद लो। तो यहाँ पर ए ने अपनी डिजायर से बी को कार खरीदने के लिए कहा था। तो यहाँ पर कुछ करने के लिए कहा गया था प्रोमिसी को। उसी तरीके से कुछ ना करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। मतलब प्रोमिसर ने अपने डिजायर पर प्रोमिसी को कुछ करने के लिए कहा या कुछ करने से रोका, कुछ ना करने के लिए कहा। तो दोनों ही वर्ड है यहाँ पर, हैज डन और एब्सटेन। और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, promises to do और abstain from doing।
तो यहाँ पर सेम ही बात लिखी गई है। आप देखो यहाँ पर हैज डन और एब्सटेन्ड, ये आपका पास्ट टेंस में लिखा गया है। यही बात आपकी प्रेजेंट टेंस में भी लिखी गई है, डज और एब्सटेन्स। यही बात आपकी फ्यूचर टेंस में भी लिखी गई है, प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो तीनों ही जगह सेम बात लिखी गई है, सिर्फ टेंस का फर्क है। ये आपका पास्ट टेंस में लिखा गया है, ये प्रेजेंट टेंस में और ये फ्यूचर टेंस में। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या एनी अदर पर्सन कौन है इसको बाद में देखेंगे। तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कुछ करेगा या करने से रुकेगा, यही कुछ करना या कुछ करने से रुकना, यानी यही सच एक्ट और एब्सटिनेंस हमारा कंसिडरेशन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस की अगर बात करूं तो पहला पॉइंट हमारा कंसिडरेशन इज एन एक्ट और एब्सटिनेंस, यानी कंसिडरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आएगा। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर अ सम ऑफ ₹1 लाख। तो वही हमारा ऊपर वाला एग्जांपल है। ए ने ऑफर दिया बी को अपनी कार बेचने का 1 लाख रुपए में। बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करा। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, ए इज द प्रोमिसर, ए प्रोमिसर है और बी हमारा प्रोमिसी है। ए की डिजायर से कार बेची जा रही है, ए प्रोमिसर है, प्रोमिसर के डिजायर से कार बेची जा रही है। तो यहाँ पर प्रोमिसर के डिजायर मौजूद है कार बेचने के लिए। तो यहाँ पर प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी ने प्रोमिसर के ऑफर को एक्सेप्ट करा। तो बी हमारा प्रोमिसी है, तो ऑन द डिजायर ऑफ ए ही इज परचेजिंग द कार फॉर ₹1 लाख। तो ए को कंसिडरेशन में क्या मिला, ए ने प्रॉमिस किया कार बेचने का, ए के प्रॉमिस के बदले ए को मिला 1 लाख रुपए और बी के प्रॉमिस के बदले बी को मिली कार। तो दोनों के प्रॉमिस के बदले दोनों को कुछ ना कुछ मिल गया। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव कंसिडरेशन, यानी कुछ एक्ट करना। अब कुछ एक्ट करने से रोकना, यानी एब्सटिनेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है देख लेते हैं। ABC has a shop of electric items। तो ABC की एक दुकान है इलेक्ट्रिक आइटम्स की। XYZ wishes to open another electric shop next to his shop। तो XYZ चाहता है कि वो अपनी दुकान खोले कहां पर, ABC के शॉप के बगल में खुद की इलेक्ट्रिक की शॉप खोल ले। तब ये बताओ यहाँ पर ABC की इलेक्ट्रिक शॉप पहले से है, XYZ और अपनी दुकान खोल ले तो ABC की सेल पे तो असर पड़ेगा, तो ABC को तो नुकसान होगा XYZ की दुकान खोलने की वजह से। तो ABC एक ऑफर देता है XYZ को। ABC कहता है XYZ को कि तुम मेरी दुकान के बगल में अपनी दुकान मत खोलो, मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। कुछ ना करने के लिए ऑफर दिया गया, यानी कुछ ना करने के लिए यहाँ पर कंसिडरेशन दी जा रही है, तो ये एक नेगेटिव कंसिडरेशन है। तो ABC ऑफर ₹2 लाख टू XYZ for shifting the same away from 1 kilometer of ABC shop. Here consideration is given for abstaining XYZ from opening his shop nearby. तो यहाँ पर XYZ को कुछ ना करने के लिए कंसिडरेशन दी जा रही है, तो ये आपकी एक नेगेटिव कंसिडरेशन हो गई। तो कंसिडरेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और कंसिडरेशन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। हमने दोनों ही एग्जांपल देख लिए। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन आपकी पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था, पास्ट टेंस में भी दिया हुआ है, प्रेजेंट में भी दिया हुआ है और फ्यूचर में भी दिया हुआ है। तो कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। तो कैसे हो सकती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसको देखेंगे। यहाँ पर हम एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन पढ़ेंगे, वहां पर हम डिटेल में देखेंगे इसको। थर्ड पॉइंट है हमारा, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पर होगी। थोड़ा बहुत हमने देख लिया, बाकी डिटेल में इसको भी हम देखेंगे। जब एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे तो हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और केस लॉ भी देखेंगे। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, कंसिडरेशन में बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसर के डिजायर पर कंसिडरेशन कौन देता है, प्रोमिसी देता है या कोई एनी अदर पर्सन देता है। प्रोमिसी तो दे सकता है, वो तो क्लियर है हमें। अदर पर्सन कौन देगा वो भी हम देख लेंगे। तो ये तीनों पॉइंट हम एसेंशियल एलिमेंट में देखेंगे, बाकी ऊपर डेफिनेशन हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। तो हमारा सेकंड पॉइंट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मूव होगी ओनली ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब क्या इस बात का, एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। ध्यान से देखो, एग्जांपल है हमारे सामने, ए के घर में आग लग गई। अब बी गया भागा भागा जाके ए की मदद करने के लिए और ए के घर की आग बुझा दी। बाद में बी ए के पास आता है और आके कहता है कि मुझे 10,000 रुपीज दो, मैंने तुम्हारी मदद करी। अब ये बताओ, बी का ये जो क्लेम है 10,000 रुपीज का, क्या ये क्लेम जस्टिफाइड है? क्या बी को ए से 10,000 रुपीज मिल जाएंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पे नहीं मिलेंगे। क्यों? आखिर उसका रीजन क्या है? बी ने तो ए की मदद करी थी, तो जब मदद करी थी, बी ने ए को कंसिडरेशन दी थी मदद के तौर पे, तो ए को भी तो बी को वापस कंसिडरेशन में 10,000 रुपीज देने चाहिए। तो आखिर बी का ये क्लेम गलत कैसे हो गया? तो गलत इस तरीके से हो गया कि यहाँ पर ए बी के पास नहीं गया था मदद मांगने के लिए, बी ने अपनी मर्जी से मदद करी थी। बी ने जो मदद करी ए को, वो ए के डिजायर पर नहीं करी। यहाँ पर प्रोमिसर का डिजायर मौजूद नहीं है, और जब प्रोमिसर का डिजायर मौजूद नहीं है तो ये जो बी की मदद है, ये मदद एक वॉलंटरी एक्ट मानी जाएगी। वॉलंटरी एक्ट कभी भी कंसिडरेशन नहीं होती, इसीलिए बी की करी हुई मदद यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, बट इफ बी गोज टू एज हेल्प एट एज रिक्वेस्ट हुज प्रॉमिस टू गिव 10,000 रुपीज टू बी फॉर द हेल्प, देन ए इज बाउंड टू पे। अगर ए जो है बी के पास जाए और जाकर कहे कि मेरी मदद कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा, तो यहाँ पर जो बी मदद करेगा ए की,
वो ए के रिक्वेस्ट पे करेगा, ए के कहने पे करेगा। ए के डिजायर से बी ए की मदद कर रहा है, तो यहाँ पर बी की दी हुई कंसिडरेशन यानी बी जो मदद करेगा ए को आग बुझाने में, वो एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी और उसके बदले में ए को 10,000 रुपीज देने होंगे बी को। तो अब ये कंसिडरेशन दोनों पार्टीज की तरफ से बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोमिसर की डिजायर मौजूद है। तो आपको समझ में आ गया, प्रोमिसी कंसिडरेशन तो देगा लेकिन प्रोमिसर की डिजायर होनी चाहिए। बिना प्रोमिसर के डिजायर के तुम सामने से आके किसी को कंसिडरेशन दे रहे हो तो वो बोलेगा मुझे चाहिए ही नहीं, तुम जबरदस्ती क्यों मेरी मदद कर रहे हो, मैंने मांगा तुमसे कंसिडरेशन। तो जबरदस्ती जाकर किसी की मदद नहीं करोगे तो वो वॉलंटरी मानी जाएगी, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय प्रोमिसी। सीधी बात है, कंसिडरेशन कौन देता है? सबसे पहले प्रोमिसी देता है, प्रोमिसी तो देगा ही देगा। और द थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है। ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सबसे पहले कि कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पे दी जाती है और कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी देता है या फिर कोई अदर पर्सन देता है। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अभी के लिए आप थर्ड पार्टी को भूल जाओ। अभी आपसे कितना देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी, कंसिडरेशन प्रोमिसी देता है लेकिन कंसिडरेशन देगा तो प्रोमिसर के डिजायर पर होनी चाहिए वो कंसिडरेशन, एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। कंसिडरेशन सिर्फ प्रोमिसर के डिजायर पे दी जाएगी और किसी के डिजायर पर नहीं दी जा सकती। अगर चाहे प्रोमिसी वॉलंटरी कंसिडरेशन दे रहा है या थर्ड पार्टी के डिजायर पर कंसिडरेशन दे रहा है तो वो भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। एग्जांपल देखते हैं आखिर थर्ड पार्टी के डिजायर पे कंसिडरेशन कैसे दी जाती है। हमारा एक फेमस केस लॉ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का, इसको ध्यान से देखो आप। अब यहाँ पर होता क्या है, इस केस के फैक्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक सिटी है, उसके एक टाउन के कलेक्टर ने दुर्गा प्रसाद को ऑर्डर दिया कि मार्केट के अंदर कुछ शॉप्स तैयार कर दो। अब दुर्गा प्रसाद कौन है? दुर्गा प्रसाद जो है वो बिल्डर है, उसको ऑर्डर दिया कि मार्केट के अंदर जो है शॉप्स तैयार कर दो। दुर्गा प्रसाद की उस एरिया में काफी चलती है, मतलब उसका नाम है उस एरिया में, तो दुर्गा प्रसाद ने अपने खर्चों पे वहां मार्केट में शॉप तैयार कर दी। अब शॉप बन गई, जब किसी मार्केट के अंदर शॉप तैयार हो जाती हैं, बन जाती हैं, उसके बाद उसको बेचा जाता है, उसको शॉपकीपर्स को अलॉट करा जाता है। तो दुकान बनने के बाद जो है शॉपकीपर्स वहां पर आए और उन्होंने जो है दुर्गा प्रसाद से शॉप्स खरीद ली। अब दुकान खरीद ली, दुकान खोली, दुकान चलाई, उस एरिया में दुकान बढ़िया चल पड़ी। अब कुछ शॉपकीपर्स ने जो है खुश होकर नई नई दुकान खोली थी, दुर्गा प्रसाद को प्रॉमिस कर दिया कि हम अपनी सेल का कुछ परसेंटेज तुम्हें कमीशन के तौर पे देंगे। अब हुआ क्या, कुछ टाइम तक तो शॉपकीपर्स दुर्गा प्रसाद को कमीशन देते रहे, तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा। कुछ टाइम के बाद जो है शॉपकीपर्स ने कमीशन देना बंद कर दिया। अब दुर्गा प्रसाद को आया गुस्सा, उसने कोर्ट में केस कर दिया शॉपकीपर्स के खिलाफ कि जो है ये लोग मुझे कमीशन नहीं दे रहे। अब कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद से पूछा कि आखिर ये लोग तुम्हें कमीशन किस बात का दें? दुर्गा प्रसाद ने बोला कि मैंने इनको दुकान बना के दी। अब कोर्ट ने शॉपकीपर से पूछा कि तुम इसे कमीशन क्यों नहीं दे रहे? इसने तुम्हें दुकान बना के दी, अब बदले में तुम्हें कमीशन तो देना चाहिए, दोनों तरफ से कंसिडरेशन जाना चाहिए। शॉपकीपर्स ने बोला कि दुर्गा प्रसाद ने हमें दुकान हमारे कहने पे नहीं बना के दी, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि दुर्गा प्रसाद हमें शॉप बना के देगा, उसके बदले में हम इसे कमीशन देंगे। ये शॉप जो है इस मार्केट के अंदर पहले तैयार हुई थी, उसके बाद हम आए थे और हमने इससे शॉप्स खरीदी थी। ये जो शॉप इसने बनाई है अपने खर्चे पे, ये कलेक्टर के ऑर्डर पे बनाई है, ना कि हमारे डिजायर पे बनाई है। अब कोर्ट ने बोला बात तो इनकी भी बिल्कुल सही है, तो कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद से बोला कि ये जो शॉप्स तुमने तैयार कर दी है, ये तुमने कलेक्टर के ऑर्डर पे तैयार करके दिए, ना कि प्रोमिसर के डिजायर पे यानी शॉपकीपर्स के डिजायर पे तैयार करके दिए। तो तुम इनसे कमीशन कैसे मांग सकते हो? तुमने इनको कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं। कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पर होता है और यहाँ पर शॉपकीपर्स के डिजायर पर ये शॉप्स तैयार नहीं हुई है। तो फाइनली कोर्ट का फैसला ये आया कि ये जो प्रॉमिस किया गया था कमीशन देने का शॉपकीपर्स की तरफ से, इसके बदले में शॉपकीपर्स को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। तो ये जो प्रॉमिस है was not supported by any consideration as the shop was constructed by Durga Prasad at the desire of the collector, not at the desire of the shopkeepers। तो यहाँ पर दुर्गा प्रसाद को किसी भी तरीके की कोई भी रिकवरी नहीं होगी कमीशन की। अभी जो केस लॉ है इसमें दुर्गा प्रसाद वो है जिसने केस फाइल किया था शॉपकीपर्स के ऊपर, और जो बलदेव है वो वन ऑफ द शॉपकीपर है। तो आपको क्लियर हो गया ये केस लॉ, और आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी दैट प्रोमिसर himself should be benefited by consideration? अब देखो क्या बोला गया है, क्या ये जरूरी है कि प्रोमिसर को हमेशा खुद उस कंसिडरेशन का बेनिफिट मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं, ये बात जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोमिसी प्रोमिसर को कंसिडरेशन देता है लेकिन उसका फायदा प्रोमिसर को नहीं होता, फिर भी वो कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन मानी जाती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप किसी मार्केट में गए, मार्केट में जाके छोले भटूरे खा रहे हो। अब छोले भटूरे खा रहे हो, वहां पर जो है कोई छोटा बच्चा आया, उसने दुकान वाले से छोले भटूरे मांगे, दुकान वाले ने उसको मना कर दिया। अब मना क्यों किया? क्योंकि उस बच्चे के पास जो है पैसे नहीं थे। अब आपको जो है देखकर बुरा लगा, आपने सोचा कि ये बच्चा भूखा है, इस बच्चे को मैं खिला देता हूँ। आपने शॉपकीपर से बोला कि इसको जो है 1 प्लेट छोले भटूरे दे दो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। शॉपकीपर ने आपकी बात सुन के उस बच्चे को छोले भटूरे दे दिए, वो खाया, उसने खा के वो चल दिया। अब ये बताओ, उस बच्चे को छोले भटूरे खिलाने के लिए
प्रॉमिस किसने किया था? आपने किया था, तो आप प्रॉमिसर हो। और छोले भटूरे दिए किसने थे? उस दुकान वाले ने दिए थे, तो वो कौन है? प्रॉमिसी है। प्रॉमिसर आप हो, आपके डिजायर पर दुकानदार ने आपको कंसिडरेशन दिया। अब आपकी मर्जी, आपने वो कंसिडरेशन खुद खाया या फिर जो है आपने उस बच्चे को खिला दिया। अब आपको उस कंसिडरेशन के बदले, उस छोले भटूरे के बदले पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहे फिर आपने उसका बेनिफिट खुद दिया हो या फिर जो है आपने उसका बेनिफिट किसी और को दिया हो। कंसिडरेशन तो आपके डिजायर पे दिया गया, तो कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिसर के डिजायर पर होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसर को उस कंसिडरेशन का फायदा होगा ही होगा। कई बार प्रॉमिसर को पर्सनली उस कंसिडरेशन का बेनिफिट नहीं होता, फिर भी कंसिडरेशन एकदम वैलिड कंसिडरेशन मानी जाती है। तो क्लियर हो गया आपको? अब देखते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी की तरफ से दी जाएगी। मूव किसकी तरफ से होगी? प्रॉमिसी की तरफ से, या फिर किसी अदर पर्सन की तरफ से। हमें अच्छे से पता है कि कंसिडरेशन प्रॉमिसी देगा, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, कंसिडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से दी जाती है। लेकिन अब आ गया कि ये अदर पर्सन कौन है जिसकी तरफ से कंसिडरेशन दी जाएगी। हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि प्रॉमिसर के डिजायर पर प्रॉमिसी कंसिडरेशन देता है या फिर कोई अदर पर्सन कंसिडरेशन देता है। अब ये अदर पर्सन कौन है, ये बात हम इस पॉइंट में देखेंगे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये अदर पर्सन कौन होता है। हमारा एक फेमस केस लॉ है जो कि हमारा चेन्नैया वर्सेस रमैया का। यहाँ पर चेन्नैया कौन है जिसने केस किया था, रमैया कौन है जिसके ऊपर केस हुआ था। जिसका नाम पहले लिखा होता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, और जिसका नाम बाद में लिखा होता है वो थी हमारी डिफेंडेंट पार्टी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो केस के फैक्ट क्या थे एक बार ध्यान से सुन लो। यहाँ पर तीन पार्टीज थी, ए, आर और सी। ए कौन है? ए है एक ओल्ड लेडी। आर कौन है? आर है ए की डॉटर। और सी कौन है? सी है ए का ब्रदर। एक ओल्ड लेडी थी, वो जो है बहुत अमीर थी, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो वो क्या करती है, वो एक दिन आर के पास जाती है, यानी अपनी डॉटर के पास जाती है, जाके कहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे करना चाहती हूँ, लेकिन बस मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि तुम जो है सी को एनुअल बेसिस पर एन्युटी पे करोगी। तो यहाँ पर आर ने बोला ठीक है, मैं एनुअल बेसिस पे एन्युटी पे कर दूंगी सी को। और उसी दिन जो है तुरंत आर ने जो है सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि आर जो है एनुअल बेसिस पे एन्युटी पे करेगी सी को। और आर और सी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब ए को भरोसा हो गया कि आर जो है सी को एन्युटी पे कर देगी, क्योंकि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ए ने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी आर के नाम पे कर दी। अब हुआ क्या, कुछ दिनों बाद जो है ए की डेथ हो गई। अब ए की डेथ होने के बाद आर ने जो है कुछ टाइम तक सी को एन्युटी पे करी, लेकिन कुछ टाइम के बाद एन्युटी पे करनी बंद कर दी। अब सी को एन्युटी मिली नहीं, तो सी जो है आर के खिलाफ कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके केस कर दिया। अब कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में जज ने पूछा आर को कि तुम जो है सी को एन्युटी पे करती थी? आर ने बोला बिल्कुल पे करती थी। तो जज ने कहा तो आप पे करनी बंद क्यों कर दी? आर ने बोला सी और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो मैं उसको एन्युटी पे कर रही थी। लेकिन सवाल ये आता है कि मेरी तरफ से तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन जा रहा था, लेकिन सी की तरफ से मुझे तो कोई कंसिडरेशन मिल ही नहीं रहा, तो मैं आखिर वन साइडेड कंसिडरेशन क्यों पे करूं सी को? और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर दोनों ही पार्टीज को कंसिडरेशन नहीं मिलता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब जज ने सी से पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है? सी ने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है आर के पास, ये प्रॉपर्टी उसे ए ने ट्रांसफर करी थी, यानी मेरी सिस्टर ने ट्रांसफर करी थी। और जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई थी आर को, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए ए ने एक शर्त रखी थी आर के सामने कि मैं जो है ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर तभी ट्रांसफर कर रही हूँ जब तुम एनुअल बेसिस पे एन्युटी पे करोगी सी को। तो यहाँ पर कंसिडरेशन मेरी तरफ से भले ही ना दिया गया हो, लेकिन ए की तरफ से यानी मेरी सिस्टर की तरफ से कंसिडरेशन जा चुका है आर के पास। तो ये जो प्रॉपर्टी है आर के पास, ये मेरी तरफ से कंसिडरेशन है, भले ही कंसिडरेशन मैंने पे ना करी हो, लेकिन मेरी सिस्टर ने पे करी थी। तो अब जज ने बोला आर तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिली सी शर्त पे थी, तो अब तुम कैसे मना कर सकती हो? आर ने बोला ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे जो है ए ने प्रॉपर्टी दी थी और प्रॉपर्टी देते समय कहा था कि मैं सी को एन्युटी पे करूं, तो मुझे कंसिडरेशन मिली किसकी तरफ से थी? मुझे कंसिडरेशन मिली थी ए की तरफ से, यानी अपनी मदर की तरफ से। तो जिसने मुझे कंसिडरेशन दी थी, मेरे ऊपर केस करने का राइट भी उसी का है। ये सी कौन होता है मेरे ऊपर केस करने वाला? अब सवाल आता है कि ए कैसे केस करेगी? ए की तो डेथ हो गई। तो यहाँ पर आर सीधे सीधे बचने की कोशिश कर रही है ये आर्ग्यूमेंट देकर कि सी कोई नहीं होता मेरे ऊपर केस करने वाला, मुझे जिसकी तरफ से कंसिडरेशन मिली थी केस करने का राइट भी उसी के पास है। और अगर दूसरी बात करें आर और सी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो आर ने क्या बोला? आर ने बोला मेरे और सी के बीच जो एन्युटी पे करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें वन साइडेड कंसिडरेशन दी जा रही है, कंसिडरेशन सिर्फ मैं पे कर रही हूँ, बदले में आर तो मुझे कोई कंसिडरेशन दे नहीं रहा। तो आर होता कौन है मेरे ऊपर केस फाइल करने वाला? तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आया? कोर्ट ने सारे आर्गुमेंट को सुना और फाइनली अपना जजमेंट क्या सुनाया, आप ध्यान से सुनो। कोर्ट ने कहा कि ओल्ड लेडी की डेथ हो चुकी है, तो वो तो केस कर नहीं सकती आर के ऊपर। अब सवाल आता है जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना था आर और सी के बीच एन्युटी पे करने वाला, तो कोर्ट ने कहा कि ये जो आर का आर्गुमेंट है सी की तरफ से कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला, ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। तो कोर्ट ने कहा आर से कि आप जाके जो है सेक्शन 2 क्लॉज डी की कंसिडरेशन की डेफिनेशन को पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है।
उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी की तरफ से भी दिया जा सकता है या किसी अदर पर्सन की तरफ से भी दिया जा सकता है। यहाँ पर आर जो है वो प्रॉमिसर है और सी जो है वो प्रॉमिसी है। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें आर ने सी को प्रॉमिस किया था कि वो एनुअल बेसिस पे एन्युटी पे करेगी। कंसिडरेशन भले ही प्रॉमिसी की तरफ से नहीं जा रहा है, यानी सी की तरफ से नहीं जा रहा, लेकिन अदर पर्सन की तरफ से कंसिडरेशन गया है, यानी सी के बिहाफ पे ए ने कंसिडरेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सी कंसिडरेशन दे यानी प्रॉमिसी कंसिडरेशन दे या फिर कोई अदर पर्सन कंसिडरेशन दे, प्रॉमिसर इस बात से मना नहीं कर सकता कि प्रॉमिसर को कंसिडरेशन नहीं मिला। अभी जो केस था हमारा चिनैया वर्सेस रमैया का, इसमें जो सी था, जो ए का ब्रदर था, वो था हमारा चिनैया और जिसके ऊपर केस किया था यानी ए की डॉटर, उसका नाम था रमैया। तो चिनैया ने केस किया था रमैया के ऊपर और केस का बेस क्या था? केस का बेस ये था कि सी और आर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो यहां पर ध्यान से सुनो, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया लीगल वर्ड्स में। लीगल वर्ड्स जानना जरूरी है। कोर्ट ने आके लीगल वर्ड्स में क्या अपना जजमेंट सुनाया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एन्युटी पे करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आर और सी के बीच। तो यहाँ पर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन है? आर और सी। ए तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ए की तरफ से तो सिर्फ कंसिडरेशन आया था इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आर और सी के बीच हुआ था। ए जो है आर और सी के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है। पार्टी कौन है यहाँ पर? सिर्फ आर और सी। तो यहाँ पर जो ए है उसका नाम कोर्ट की तरफ से क्या दिया गया? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब स्ट्रेंजर कौन होता है? स्ट्रेंजर होता है हमारा अजनबी, यानी जिसको हम नहीं जानते। हम किसी छोटे बच्चे को कहते हैं कि स्ट्रेंजर के हाथ से कुछ मत देना, स्ट्रेंजर के साथ कहीं मत जाना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंजर वो है जिसको हम नहीं जानते। स्ट्रेंजर का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से आर और सी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ए का कोई लेना देना नहीं था। ए जो है वो स्ट्रेंजर थी इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में। ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ए को कोर्ट ने बोला कि ए जो है आर और सी के कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। ए जो है स्ट्रेंजर है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब कोर्ट ने सी को भी एक नाम दिया। सी को क्या नाम दिया? अभी बताओ, सी की तरफ से कंसिडरेशन जा रही थी? बिल्कुल नहीं जा रही थी। कंसिडरेशन किसकी तरफ से गई थी? कंसिडरेशन गई थी ए की तरफ से। तो कंसिडरेशन से सी का कोई लेना देना नहीं था। सी जो है कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर था। भले ही वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन कंसिडरेशन तो सी की तरफ से नहीं जा रही थी। तो कोर्ट ने बोला सी जो है वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, यानी कंसिडरेशन के लिए सी स्ट्रेंजर है। सी कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा। कंसिडरेशन किसने पे करी? कंसिडरेशन ए ने पे करी। और ए कौन है? ए जो है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। ए का कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर दोनों को कोर्ट ने अलग अलग नाम दिया। कोर्ट ने एक लाइन बोली और वो लाइन क्या थी आप ध्यान से सुनो। कोर्ट ने कहा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन sue ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड ही इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझो इस लाइन को। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन sue, यानी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो है वो केस फाइल कर सकता है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन था हमारे यहाँ पर? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन था हमारा सी। तो ये सी जो है वो केस फाइल कर सकता है, बस शर्त ये है, साफ साफ लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ही इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी शर्त ये है कि जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। समझ लो बात को। अब मुझे बताओ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट वो पार्टी होती है जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच हुआ है? आर और सी के बीच। तो आर और सी दोनों ही पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो दोनों में से कोई भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। अब बात करें स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन की, तो सी हमारा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो है वो केस फाइल कर सकता है, बस वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पर्सन जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो भले ही स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन क्यों ना हो, वो सामने वाली पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन है? हमारा चिनैया। जबकि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए यानी ओल्ड लेडी। तो आपको क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था चिनैया वर्सेस रमैया के बीच। तो एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर हमारा क्या लिखा गया है। कंसिडरेशन में बी सप्लाइड बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो आपको क्लियर हो गया, कंसिडरेशन जो है प्रॉमिसी की तरफ से भी दिया जा सकता है या फिर किसी अदर पर्सन की तरफ से भी दिया जा सकता है। एज लॉन्ग एज देयर इज अ कंसिडरेशन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हु हैज गिवन इट। तो जरूरी हमारे लिए यह है कि कंसिडरेशन मिलना चाहिए, कौन देगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। आपका जो केस लॉ था चिनैया वर्सेस रमैया का, ये केस लॉ मैंने आपका पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से। जो बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। हमने देखा था कंसिडरेशन की डेफिनेशन में साफ साफ क्लियरली लिखा था, आप देख सकते हो यहाँ पर कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई थी। कंसिडरेशन पास्ट में भी दी जा सकती है, प्रेजेंट में भी दी जा सकती है और फ्यूचर में भी दी जा सकती है। तो अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में किस तरीके से दी जा सकती है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट कंसिडरेशन की। पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है? अगर पास्ट कंसिडरेशन की मैं बात करूं, वेयर द प्रोमिसर हैज रिसीव्ड द कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। तो यहाँ पर प्रोमिसर जो है डेट ऑफ प्रॉमिस से पहले कंसिडरेशन रिसीव करेगा, यानी प्रॉमिस बाद में करा जाएगा और कंसिडरेशन पहले रिसीव करी जाएगी। देखो प्रॉमिसर जो है वो प्रॉमिस करता है और प्रॉमिसी जो है कंसिडरेशन देता है। तो पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है? प्रॉमिसी पहले कंसिडरेशन देता है, उसके बाद जो है प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स रिक्वेस्ट वाई टू सर्च आउट हिज लॉस्ट काउ। तो एक्स की गाय गुम हो गई, तो एक्स ने वाई से रिक्वेस्ट करी कि
कि मेरी गाय ढूंढ के लेके आ जाओ। वाई सर्च आउट एंड डिलीवर्ड द काउ टू एक्स। तो वाई जो है एक्स की गाय ढूंढ के लेके आ गया और एक्स को दे दी। देयर आफ्टर एक्स प्रोमिसेस टू पे ₹5,000 एज अ रिवॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ, एक्स ने प्रॉमिस कर दिया वाई को कि मैं तुम्हें ₹5,000 एज अ रिवॉर्ड दूंगा क्योंकि तुम मेरी गाय ढूंढ के लेके आए हो। ये प्रॉमिस किसके बदले में किया गया है, ये प्रॉमिस किया गया है वाई के गाय ढूंढ के लाने के बदले में। वाई अपनी तरफ से कंसिडरेशन पहले ही दे चुका है एक्स को, यानी प्रॉमिस ही अपनी तरफ से कंसिडरेशन पहले ही दे चुका है। उसके बाद प्रॉमिसर जो है यानी एक्स प्रॉमिस कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉमिस बाद में आया, कंसिडरेशन पहले दी गई प्रॉमिसी की तरफ से। तो जो कंसिडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से दी जाती है प्रॉमिस से पहले, उसी को हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। The effort to Y at the request of X constitute a valid past consideration for the promise by X to pay ₹5,000 to Y। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो एफर्ट लगाया गया Y की तरफ से वो X की रिक्वेस्ट पर लगाया गया था, यानी X की डिजायर पर Y X की गाय ढूंढ कर लेके आया है। प्रॉमिसर की डिजायर पर प्रॉमिसी ने कोई काम किया है। मैंने आपको पहले भी बताया प्रॉमिसर की डिजायर बहुत जरूरी होती है कंसिडरेशन के अंदर। तो यहाँ पर X की डिजायर थी पहले, उसके बाद ही वाई जो है गाय ढूंढ के लेके आया था, तो इसीलिए ये एक वैलिड पास्ट कंसिडरेशन मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पर एक्स की गाय गुम हो गई और वाई जो है अपनी मर्जी से एक्स की गाय ढूंढ के ले आता, तो वहां पर ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पर वाई जो गाय ढूंढ के लेके आया होता वो एक्स की डिजायर पर नहीं लाया होता। हमें हमेशा से पता है कि प्रॉमिसर की डिजायर बहुत जरूरी होती है किसी भी कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन बनाने के लिए। तो अगर कोई भी प्रॉमिसी वॉलंटरी पास्ट कंसिडरेशन देता है यानी वॉलंटरी पास्ट सर्विस देता है, तो उसको हम एक पास्ट वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, कैन नॉट बी सेट टू द पास्ट कंसिडरेशन। तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस को हम पास्ट कंसिडरेशन नहीं मानते। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन की। आखिर प्रेजेंट कंसिडरेशन होता क्या है, व्हेन द प्रॉमिसर रिसीव द कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली विद हिज प्रॉमिस। जब प्रॉमिसर जो है कंसिडरेशन रिसीव करता है अपने प्रॉमिस के साथ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रॉमिसर प्रॉमिस करेगा प्रॉमिसी को और वहां से प्रॉमिसी कंसिडरेशन देगा प्रॉमिसर को, तो दोनों ही इकट्ठे काम कर रहे हैं। यहाँ से प्रॉमिस जा रहा है, वहां से कंसिडरेशन आ रहा है। ऐसा कब होता है, एग्जांपल देखते हैं कैश सेल। आप जाते हो जनरली शॉप में, तो वहां पर जो है शॉपकीपर आपको सामान देता है, यानी सेलर जो है गुड्स की डिलीवरी करता है और बायर जो है गुड्स की पेमेंट करता है। कैश सेल एकदम बढ़िया एग्जांपल है हमारी प्रेजेंट कंसिडरेशन का, जहां पर दोनों पार्टीज एक साथ अपने काम को करती हैं। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा हमारे चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लेती थी। उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का मतलब क्या हो रहा है, दोनों ही पार्टीज एक साथ अपने काम को कंप्लीट कर ले रही हैं, यानी प्रॉमिसर प्रॉमिस भी कर दे रहा है और प्रॉमिसी उसके बदले में कंसिडरेशन भी दे दे रहा है, दोनों ही काम इकट्ठे हो रहा है। इसीलिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के बाद जो कंसिडरेशन मिलती है उसको हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन की। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है, वेयर द प्रॉमिसर हैज टू रिसीव कंसिडरेशन इन फ्यूचर फॉर हिज प्रॉमिस। अब यहाँ पर कंसिडरेशन रिसीव होगी प्रॉमिसर को फ्यूचर में, अपने प्रॉमिस के बदले जो कंसिडरेशन रिसीव होगी प्रॉमिसर को वो फ्यूचर में रिसीव होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्यूचर कंसिडरेशन। एग्जांपल देखते हैं, A promised to B to deliver him 100 bags of wheat at a future date. B promised to pay for it on delivery. तो यहाँ पर A ने प्रॉमिस किया B को कि वो 100 बैग्स ऑफ वीट जो है डिलीवर कर देगा एक फ्यूचर डेट पे। उसी तरीके से B ने भी प्रॉमिस कर दिया कि जब वीट की डिलीवरी होगी उसी टाइम पर वो पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर A को कंसिडरेशन कब मिलेगा, A को कंसिडरेशन मिलेगा फ्यूचर में। A जब गुड्स की डिलीवरी करेगा उसी टाइम पर उसको कंसिडरेशन मिलेगा। गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर में होगी, इसलिए कंसिडरेशन रिसीव भी फ्यूचर में होगा। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज जो है अपना काम फ्यूचर डेट पे कर रही है। तो इससे आपको याद आया होगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट था बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है, यहाँ पर दोनों ही पार्टीज फ्यूचर डेट पे अपने ऑब्लिगेशंस को यानी अपने काम को परफॉर्म करेंगी। इसी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ए जो है गुड्स की डिलीवरी कर देता है आज ही, जबकि बी प्रॉमिस करता है कि मैं एक हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर एक पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया और दूसरी पार्टी ने फ्यूचर डेट में करने के लिए कहा है, यानी एक पार्टी का ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो चुका है, दूसरी पार्टी का बाकी अभी। ये होता है आपका यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें भी ए को पेमेंट कब रिसीव होगी, एक हफ्ते बाद यानी फ्यूचर डेट पे, तो ए को कंसिडरेशन मिलेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर भी जो कंसिडरेशन मिलेगी वो फ्यूचर कंसिडरेशन कहलाएगी। देखो हमने दो एग्जांपल देख लिए फ्यूचर कंसिडरेशन के, एक यूनिलैटरल एक बायलैटरल। यूनिलैटरल और बायलैटरल दोनों ही पार्ट थे हमारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसीलिए जो फ्यूचर कंसिडरेशन होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। तो हमने देख लिया अपना पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन, तीनों ही देख लिया हमने। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन आपका लॉफुल होना चाहिए। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल। सिर्फ कंसिडरेशन होना ही काफी नहीं है, वो कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, लॉ कहता है कि आपकी हर चीज लॉफुल है, सिर्फ कुछ चीजें अनलॉफुल होती हैं। वो अनलॉफुल क्या होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। सेक्शन 23 ने बता रखा है कि आखिर
कौन कौन सी कंसिडरेशन अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएंगी। अगर आपकी कंसिडरेशन फोरबिडन बाय लॉ है, यानी लॉ ने ये चीजें बैन कर रखी हैं या फिर जो है लॉ तोड़ रही हैं, जैसे कि सप्लाई ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स सप्लाई करना बैन है और अनलॉफुल भी है, थेफ्ट चोरी करना, सुसाइड एक्सेट्रा, तो ये सब फोरबिडन बाय लॉ है। उसी तरीके से डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, अगर आप किसी अदर लॉ के प्रोविजन को तोड़ते हो तो वो भी अनलॉफुल कहलाएगा, जैसे कि परचेज गुड्स विदाउट बिल। सी है हमारा फ्रॉडुलेंट, अगर आप किसी के साथ फ्रॉड का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी उससे मिलने वाली कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगी। उसी तरीके से इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाते हो तो वो भी आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन में आएगा। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, यानी अगर किसी ने कोई चीज कॉपीराइट करवा रखी है और आप बिना उसकी परमिशन के उस चीज का इस्तेमाल करते हो तो उसको कहते हैं हम कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। जैसे कि आप किसी का म्यूजिक इस्तेमाल कर लो बिना परमिशन के, तो ये सब जो है कॉपीराइट वायलेशन में आ जाते हैं। लास्ट है हमारा इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जैसे कि आप किसी को रिश्वत देते हो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, तो आप इन 5 में से किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगी। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड, तो आपका कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं, एबीसीएल लिमिटेड promises to give job to Mr. X in a government bank against payment of rupees 50,000 is a void as a promise is opposed to public policy। तो यहाँ पर जो 50,000 रुपीस की पेमेंट करी जा रही है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन आपका एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट टू प्रॉमिस हो, कि वो प्रॉमिस के इक्वल ही हो। आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी होगा तो भी चल जाएगा, सिर्फ कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कितना होता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी को अपने 1 लाख का फोन 10,000 में भी बेच देते हो तो वो कंसिडरेशन भी बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी अपनी मर्जी, आपका फोन था, आपने फोन दिया, सामने वाली पार्टी ने आपको पैसे दिए, कितने पैसे दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों की तरफ से कंसिडरेशन जाना चाहिए। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ना हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स प्रॉमिसेस टू सेल अ हाउस वर्थ ₹60,000 फॉर ₹10,000 ओनली। तो एक्स जो है प्रॉमिस करता है कि वो अपने 60 लाख का घर 10 लाख में दे देगा, उसकी अपनी मर्जी, वो 10 लाख में दे, 5 लाख में दे, वो जितने में देना चाहे। यहाँ पर कंसिडरेशन तो मौजूद है, कंसिडरेशन कितनी है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। द एडिक्वेसी ऑफ द प्राइस इन इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर ट्रांजैक्शन वॉइड, तो यहाँ पर एडिक्वेसी ऑफ प्राइस जो है वो ट्रांजैक्शन को वॉइड नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती, अनलेस द पार्टी प्लीड दैट द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस अंडर विदाउट फ्री कंसेंट, तब तक आपकी कंसिडरेशन एकदम वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। जब तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि एग्रीमेंट में से जोर जबरदस्ती से करवाया जा रहा है, यानी इस एग्रीमेंट को करने में मेरी कंसेंट फ्री नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, अब आप किसी के सर पे बंदूक रखो और बोलो कि मुझे अपना 1 करोड़ का घर जो है 10 लाख में दे दे, साइन कर इन पेपर्स पे, तो आप किसी के सर पे बंदूक रख के भी जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो। तो अगर किसी पार्टी ने ये कह दिया कि ये जो मैंने ट्रांजेक्शन करी है ये मेरी अपनी मर्जी से नहीं हुई है, इसमें मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, मेरे से जोर जबरदस्ती करी गई है, तो वहां पर आपकी कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। बाकी अगर किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आती तो आप कितने की भी कॉन्ट्रैक्ट करो, कितने का भी कंसिडरेशन करो, आपका कंसिडरेशन पूरा वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। आप चाहे 50 लाख की चीज 10 लाख में बेचो, 5 लाख में बेचो, 10,000 रुपए में बेचो, आपकी अपनी मर्जी। तो सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन कैन बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू नो वेदर कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वाज फ्री और नॉट। तो यहाँ पर सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अगर आपकी कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो प्रोमिसर की कंसेंट यहाँ पर चेक हो सकती है कि प्रोमिसर की कंसेंट फ्री थी कि नहीं थी। तो कंसिडरेशन आपकी इनएडिक्वेट हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन आपकी रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। रियल कंसिडरेशन इज वन विच इज नॉट फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल। तो रियल कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन होती है जो फिजिकली और लीगली पॉसिबल हो। एग्जांपल देख लेते हैं, अ मैन प्रॉमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। तो इस तरीके की अनरियलिस्टिक कंसिडरेशन आप नहीं करोगे। ब्रिंगिंग द डेड मैन टू अलाइव अगेन, इस तरीके की कोई बातें नहीं करोगे, इल्यूजरी बातें। These transactions said to be void as it is illusory। तो इस तरीके के एग्रीमेंट से मिली हुई कंसिडरेशन आपकी void कंसिडरेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्यूटी। आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज को हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। एग्जिस्टिंग ड्यूटीज क्या होती है, द टर्म एग्जिस्टिंग ड्यूटीज इंक्लूड्स लीगल ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। मतलब कोई आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज है, एग्जिस्टिंग ड्यूटीज क्या होती है, लीगल ऑब्लिगेशन हो गया आपका या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया। कोई आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको लीगली ये काम करना ही करना है, कॉन्ट्रेक्चुअली ये काम करना ही करना है। तो अगर आप वो काम कर भी देते हो तो आप ये नहीं कह सकते ये मैंने सामने वाली पार्टी को कंसिडरेशन दिया, ये तो आपको करना ही करना था, ये तो आपका लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था, आप इसको कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर होगा। ए प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू बी। बी कौन है, अ पुलिस ऑफिसर, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम व्हिच बी वाज ऑलरेडी बाउंड टू इन्वेस्टिगेट बाय लॉ। तो यहाँ पर ए ने प्रॉमिस किया बी को, बी कौन है, एक पुलिस ऑफिसर, उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ₹5,000 दूंगा
तुम मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर दो। तो यहाँ पर 5000 रुपीज जो ए ने बी को दिए हैं तो वो तो देने ही नहीं चाहिए, वो कंसिडरेशन तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि बी तो ऑलरेडी बाउंड है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो बी की लीगल ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पर कल को इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है और ए मुकर भी जाता है 5000 रुपीज देने से, तो बी ए से 5000 रुपीज नहीं मांग सकता, क्योंकि बी ने ए के लिए किया क्या है जो उसके बदले में उसे 5000 रुपीज दे। इन्वेस्टिगेशन करना तो उसकी ऑलरेडी लीगल ड्यूटी थी, इसको तो हम कंसिडरेशन नहीं मान सकते। तो ए बी को 5000 रुपए किस बात करे, भले उसने अभी प्रॉमिस कर दिया, वो चाहे तो बाद में मुकर भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसिडरेशन में भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कंसिडरेशन क्या होता है, नेगेटिव कंसिडरेशन क्या होता है, वो हम पहले देख के आ चुके हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन में, वहां पर मैंने आपके साथ एग्जांपल भी डिस्कस करे थे, तो आप उसको देख के समझ सकते हो। तो ये हमारे लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया। आप इसको लीगल रूल्स का हो चाहे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन का हो, एक ही बात है। तो इसके अंदर टोटल हमने 8 पॉइंट देखे, तो आपको रिकॉल करने के लिए, आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर 8 के 8 पॉइंट लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। Consideration must move at the desire of the promisor. Consideration may move from promisee or any other person. Consideration may be past, present, or future. Consideration must be lawful. Consideration need not be adequate. Consideration must be real, not illusory. Consideration must not be the performance of existing duties. Consideration may be either positive or negative. तो ये आपके 8 के 8 पॉइंट हो गए essential element of a valid consideration, या फिर आप उसको कहो legal rules of consideration। तो अब अगर मैं बात करूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो हमने स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ये दोनों बातें हमने समझी थी जब हम चिनैया वर्सेस रमैया का केस लॉ देख रहे थे। वहां पे हमने अच्छे से समझा था स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है। तो हमें अच्छे से क्लियर है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता, जबकि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन अगर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, अदर पार्टीज के ऊपर केस फाइल कर सकता है। इतनी बात हमने अच्छे से समझी थी लीगल रूल्स के अंदर। तो वही बात ये भी कहता है, यहाँ पर कुछ नई बात नहीं है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी वही होता है, एक बार हम देख लेते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मे प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ पर्सन हु इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट। तो वही बात हमें पता है, कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी भी दे सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी भी दे सकता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का राइट सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। कंसिडरेशन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जब बात आती है केस फाइल करने की, पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाने की, तो वो सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही जा सकते हैं। यही बात हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहता है। एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल है वो कहता है ओनली द पार्टी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लियर हो गया आपको, कोई नई बात नहीं जानी हमने यहाँ पर। इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पर्सन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता, फिर चाहे वो पर्सन के बेनिफिट के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना किया गया हो, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी क्यों ना हो, फिर भी अगर वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता, वो केस फाइल नहीं कर सकता। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपली ये बात कहता है। इसके 2-3 एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले एग्जांपल की बात करें तो हमारे इस टॉपिक पर एक फेमस केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया का। ये केस लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो आपको चिनैया वर्सेस रमैया के केस लॉ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेस ही वही है। अगर आपको वो केस लॉ समझ में नहीं आया, वो केस लॉ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले इस केस लॉ को देखना है, समझना है। ये केस लॉ हमने कहां डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जब हम पढ़ रहे थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था अपना सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इस पॉइंट के अंदर हमने देखा था और डिस्कस किया था चिनैया वर्सेस रमैया का केस लॉ। इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको चिनैया वर्सेस रमैया के केस लॉ के सारे फैक्ट भी लिख के दिए थे, तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, आप इस टॉपिक को जाके देख सकते हैं। तो अगर बात करें अपने नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि है डनलप टायर कंपनी वर्सेस सेल्फेज लिमिटेड, तो ये डनलप टायर कंपनी और सेल्फेज लिमिटेड के बीच केस हुआ था। केस के फैक्ट क्या थे एक बार देख लेते हैं। डी सप्लाइड टायर टू अ होलसेलर एक्स। डी जो है एक मैन्युफैक्चरर है, उसने टायर सप्लाई करे एक होलसेलर को, और होलसेलर कौन है, होलसेलर है एक्स, और डी ने एक्स को टायर सप्लाई करते हुए एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या थी, डी ने एक्स से कहा कि तुम एक होलसेलर हो, तुम आगे रिटेलर्स को ये टायर बेचोगे, तो जब भी तुम किसी भी रिटेलर को ये टायर बेचोगे तो उससे एक प्रॉमिस लोगे, और वो प्रॉमिस क्या होगा, प्रॉमिस ये होगा कि वो रिटेलर जो है आगे पब्लिक को यानी कंज्यूमर्स को ये जो टायर हम सप्लाई कर रहे हैं, ये टायर डी के लिस्ट प्राइस से कम में नहीं बेचेगा। यानी डी जो एक मैन्युफैक्चरर है उसने टायर का एक लिस्ट प्राइस तय कर रखा है, तो वो चाहता है कि मिनिमम इस लिस्ट प्राइस पर तो सामान बिके ही बिके। एक्स ने सप्लाई कर दिया टायर एस को। एस कौन है, एस है एक सब डीलर। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी पार्टीज आ गई। डी हमारा एक मैन्युफैक्चरर है, उसने होलसेलर एक्स
को सप्लाई करे टायर, एक्स ने जो है एस को टायर सप्लाई कर दिया। एस कौन है? एस है एक सब डीलर। तो एक्स ने टायर बेचते समय एस से प्रॉमिस लिया होगा कि डी के लीस्ट प्राइस से नीचे टायर को मत बेचना, लेकिन एस ने क्या किया? एस ने जो है दो टायर को लेस देन द लीस्ट प्राइस से नीचे बेच दिया। ये बात पता चली डी को। तो डी कौन है? डी है हमारा इस केस के अंदर डनलप टायर। डनलप टायर ने केस कर दिया एस के ऊपर। एस कौन है? हमारा सेल्फेज लिमिटेड। किस बात का केस कर दिया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया। लेकिन जब केस कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाने के बाद एस ने बोला कि डी होता कौन है मेरे ऊपर केस करने वाला? मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक्स के साथ, एक्स ने मुझे टायर सप्लाई करे थे, ना कि डी ने मुझे टायर सप्लाई करे थे। तो मैंने प्रॉमिस एक्स को किया था, ना कि डी को किया था। डी तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और एक्स के बीच हुआ था, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो एस और एक्स है, डी कहां से बीच में आ गया? तो कोर्ट की तरफ से फैसला आया, डनलप कंपनी कुड नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अगेंस्ट एस अ सब डीलर, देयर वाज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। तो इन दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तो डनलप कंपनी जो है वो एस और एक्स के कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो तो केस कर ही नहीं सकती एस के ऊपर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और केस लॉ है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस केस के फैक्ट क्या है एक बार देखते हैं। अपॉन एज मैरिज हिज फादर एंड हिज फादर इन लॉ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी गिवन टू ए आफ्टर हिज मैरिज। अब यहाँ पर क्या है? ए जो है वो सन है, किसका सन है? ट्विडल का सन है। जो ट्विडल ने केस किया था इसका सन है ए। इसकी मैरिज वाले दिन इसके फादर कौन है? इसके ट्विडल इसके फादर हैं। इसके फादर और इसके फादर इन लॉ के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि ए के फादर और फादर इन लॉ दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे सर्टेन सम ऑफ मनी, और ए की मैरिज के बाद ए को दे देंगे एज अ गिफ्ट, ए को गिफ्ट के तौर पे कुछ पैसा दे देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? ए के फादर और फादर इन लॉ के बीच। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए के फादर और फादर इन लॉ। ए का तो कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट से, ए तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ए फादर पेड हिज कंट्रीब्यूशन, ए के फादर ने जो है कंट्रीब्यूशन दे दिया, बट हिज फादर इन लॉ फेल टू पे। अब ए जो है पहुंच गया कोर्ट में, अपने फादर इन लॉ के ऊपर केस कर दिया, लेकिन कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था ये ए के फादर और फादर इन लॉ के बीच बना था, तो इसमें ए तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। ए के पास कहां से राइट आ गया केस फाइल करने का? भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ए के बेनिफिट के लिए हुआ हो, ए इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो, फिर भी केस फाइल करने का राइट नहीं है। ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के पास कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने का राइट नहीं होता, तो ए कुडंट स्यू हिज फादर इन लॉ since A was a stranger to contract। तो यही पॉइंट हमने देखा था यहाँ पर, a contract cannot be enforced by a person who is not a party to contract even if the contract is for his benefit। फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट उसके खुद के बेनिफिट के लिए क्यों ना किया गया हो। क्लियर हो गया आपको? तो अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? सिर्फ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकती हैं, यानी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन हमें पढ़ना है एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस का मतलब ही ठीक उल्टा होता है। तो अब यहाँ पर हम जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उन पॉइंट्स के अंदर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के पास पावर होगी कि वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो हमें यही देखना है कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे कौन कौन से केस होते हैं जहां पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के पास भी पावर आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। यही हमारे एक्सेप्शंस है। अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बेनिफिशियरीज इन द केस ऑफ ट्रस्ट। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड between the trustee of a trust and another party, then the beneficiary of the trust can sue by enforcing his right under the trust even if he is a stranger to contract। अब देखो ये पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है कोई ट्रस्ट बनाने के लिए, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है ट्रस्टी के बीच में और कोई अदर पार्टी के बीच में, तो वो ट्रस्ट जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए बनाई जाएगी, जो पर्सन उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी होगा, वो पर्सन जो है अपने राइट्स के लिए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है even he is a stranger to contract, फिर चाहे वो बेनिफिशियरी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए क्रिएट अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बी एंड अपॉइंट XYZ एज अ ट्रस्टी। तो यहाँ पर ए ने एक ट्रस्ट क्रिएट करी, किसके बेनिफिट के लिए? बी के बेनिफिट के लिए। तो बी कौन है? बी यहाँ पर बेनिफिशियरी है, और XYZ तीन पार्टीज हैं, इनको एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया। अब सपोज ए जो है एक ओल्ड मैन है और बी जो है उसका ग्रैंडसन है, तो ए के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब ए ने जो है एक ट्रस्ट क्रिएट करी बी के नाम पे। बी कौन है? बी ए का ग्रैंडसन है। अब बी जो है वो काफी छोटा है, अभी वो मेजर नहीं हुआ, अभी वो माइनर ही है। तो अब यहाँ पर जब तक वो माइनर है, ए ने उसके नाम पर एक ट्रस्ट क्रिएट किया और उस ट्रस्ट को संभालने के लिए तीन लोगों को अपॉइंट कर दिया XYZ, उनको एज ए ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया। और जब तक बी जो है मेजर नहीं हो जाता, वो प्रॉपर्टी को संभालेंगे XYZ, और उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट होगा यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो बी के ऊपर यूज किया जाएगा। अब अगर मान लो ए की डेथ हो जाती है और XYZ जो है वो बी को उसके राइट्स नहीं देते, उसका बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करवाते, तो बी जो है XYZ के ऊपर केस फाइल कर सकता है अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए। अब सवाल ये आता है यहाँ पर, जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ था यानी जो ट्रस्ट बनाया गया था वो ए ने बनाया था, और किसके साथ मिलकर बनाया था? XYZ के साथ मिलकर। बी तो सिर्फ बेनिफिशियरी था उस ट्रस्ट का। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ए
XYZ के बीच में क्रिएट किया गया था। बी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद बी जो है वो XYZ के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि ये ट्रस्ट जो बनाया गया था वो बी के बेनिफिट्स के लिए बनाया गया था, और अगर बी को बेनिफिट्स नहीं मिलते तो वो अपने बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है। तो बेनिफिशियरी जो होता है ट्रस्ट का, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। तो क्लियर हो गया अब आपको। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोविजन फॉर मैरिज और मेंटेनेंस। अ प्रोविजन मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, he may file the suit though he is not a party to the agreement। अब देखो ये पॉइंट क्या कहता है, अगर आपने मैरिज को लेकर या मेंटेनेंस को लेकर कोई प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, तो जो पर्सन के लिए आपने वो प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, तो उस प्रोविजन का जो बेनिफिशियरी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एक्स वाइफ डिजाइटेड हिम फॉर इल ट्रीटिंग हर। अब देखो यहाँ पर मिस्टर एक्स की जो वाइफ है वो सेपरेट हो गई मिस्टर एक्स से। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स जो है अपनी वाइफ को सही तरीके से ट्रीट नहीं करता था, मतलब सही तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं करता था। मिस्टर एक्स प्रॉमिसेस हिज वाइफ्स फादर मिस्टर पुरी दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपर्ली और एल्स पे हर मंथली अलाउंस। अब देखो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस करा अपनी वाइफ के फादर से। वाइफ के फादर कौन है? मिस्टर पुरी। तो मिस्टर पुरी से मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस करा कि आज के बाद वह अपनी वाइफ के साथ यानी मिस्टर पुरी की डॉटर को सही तरीके से ट्रीट करेगा, यानी उसके साथ सही तरीके से बिहेव करेगा। या फिर अगर उसने ऐसा नहीं करा तो वो अपनी वाइफ को मंथली अलाउंस देगा, यानी मंथली मेंटेनेंस के लिए पैसा देगा। लेकिन हुआ क्या? बट शी वाज अगेन इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड। लेकिन दोबारा से मिस्टर एक्स ने इल ट्रीट बिहेव किया। तो मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया था मिस्टर पुरी को कि अब अगर उसने दोबारा मिसबिहेव किया या इल ट्रीट किया तो वो मंथली अलाउंस देगा अपनी वाइफ को। तो यहाँ पर प्रॉमिस किसके बीच हुआ था? मिस्टर एक्स और मिस्टर पुरी के बीच। ये दोनों पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट थे, जबकि मिस्टर एक्स की वाइफ यानी मिस्टर पुरी की जो डॉटर थी वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी, वो सिर्फ बेनिफिशियरी थी इस कॉन्ट्रैक्ट की, बाकी वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन था? मिस्टर एक्स और मिस्टर पुरी। लेकिन स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद अगर बात आ जाती है मैरिज और मेंटेनेंस की, तो मिस्टर एक्स की जो वाइफ है उसके पास सारे राइट आ जाते हैं कि वो मिस्टर एक्स के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सके और मंथली अलाउंस जो प्रॉमिस किया गया था मिस्टर एक्स की तरफ से उसको क्लेम कर सके। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? शी हैज ऑल राइट टू सू मिस्टर एक्स अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर पुरी इवन दो शी वाज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रितिका वाज लिविंग इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी रितिका जो है एक HUF में रहती है। द फैमिली हैड मेड अ प्रोविजन फॉर हर मैरिज। इवेंचुअली द फैमिली वेंट थ्रू अ पार्टीशन एंड रितिका फाइल अ सूट टू क्लेम हर मैरिज एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पर रितिका है जो एक HUF के अंदर रहती है। अब HUF फैमिली के अंदर एक प्रोविजन बनाया गया रितिका के मैरिज के लिए, लेकिन अचानक जो है HUF का पार्टीशन हो गया, HUF के अंदर बंटवारा हो गया, और जो प्रोविजन क्रिएट करा जाना था रितिका के मैरिज के लिए, वो प्रोविजन के लिए फैमिली के मेंबर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं। तो अब यहाँ पर रितिका जो है, जो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोविजन किसको बनाना था? किसके बीच प्रॉमिस हुआ था? फैमिली मेंबर्स के बीच। लेकिन बेनिफिशियरी कौन थी? रितिका। तो यहाँ पर जो रितिका है उसको ये राइट मिलता है कि अगर मामला मेंटेनेंस या फिर मैरिज का आ जाता है तो रितिका जो है अपने मैरिज एक्सपेंसेस के लिए सूट फाइल कर सकती है और अपने मैरिज एक्सपेंसेस क्लेम कर सकती है। तो रितिका फाइल्ड अ सूट टू क्लेम हर मैरिज एक्सपेंसेस। द कोर्ट हेल्ड दैट द केस बिकॉज रितिका वाज अ बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोविजन डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट की तरफ से भी सिंपली यही कहा गया कि रितिका इस प्रोविजन के लिए बेनिफिशियरी है, तो भले ही ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो फिर भी वो केस फाइल कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में हर बेनिफिशियरी जो है सामने वाली पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। सिर्फ जो एक्सेप्शंस दे रखी हैं, जो हम एक्सेप्शंस के पॉइंट पढ़ रहे हैं, उन पॉइंट्स के अंदर अगर बेनिफिशियरीज को राइट मिला हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं तब वो करवा सकते हैं। बाकी इन एक्सेप्शंस को छोड़ के और किसी भी केस में इवन बेनिफिशियरी के पास भी सूट फाइल करने का राइट नहीं होता अगर वो बेनिफिशियरी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट। इन सच केसेस अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली for whose benefit the provision is made can enforce the agreement even if he is not a party to a contract। अब देखो यहाँ पर भी वही बात आती है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए है? फीमेल मेंबर ऑफ अ फैमिली। फैमिली के अंदर जो फीमेल मेंबर है उसके लिए। अगर फीमेल मेंबर के बेनिफिट के लिए कोई प्रोविजन बनाया जाता है और फैमिली बाद में डिवाइड हो जाती है, तो फैमिली के अंदर पार्टीशन हो जाता है, तो जो भी फीमेल मेंबर उस प्रोविजन की बेनिफिशियरी है वो अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सकती है, वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जा सकती है। इसके ऊपर एक केस लॉ है, हमारा फेमस केस लॉ चुप्पू अमल वर्सेस सुब्रमण्यम का। अभी केस के अंदर फैक्ट क्या थे वो हम देख लेते हैं। ऑन अ पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज, टू ब्रदर्स एग्रीड टू इन्वेस्ट इन इक्वल शेयर्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर मदर बट सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज टू डू सो। मदर सूड देम इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी जिसका पार्टीशन हो गया फैमिली के अंदर, तो दो भाई थे, तो दोनों भाई एग्री हुए कि वो अपनी मदर की मेंटेनेंस के लिए कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी
इक्वल शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बाद में वो दोनों भाई मुकर गए। तो यहाँ पर दो पार्टीज कौन है कॉन्ट्रैक्ट की, ये दोनों ब्रदर, और इन दोनों ब्रदर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया था कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन किसके बेनिफिट के लिए ये प्रोविजन बनाया जा रहा था, मदर के बेनिफिट के लिए। और मदर एक फीमेल मेंबर है, तो मदर के पास राइट है कि वो अपने मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में जा सकती है। तो कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आया, द कोर्ट हेल्ड द केस बिकॉज मदर वाज अ बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोविजन डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट से आपको कोई बेनिफिट होने वाला है और वो बेनिफिट आपने किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया, यानी बेनिफिट खुद ना लेते हुए ये कह दिया कि वो बेनिफिट जो है इस थर्ड पार्टी को दे देना, तो जो थर्ड पार्टी है जिसको आपने वो बेनिफिट असाइन किया है यानी ट्रांसफर किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है और अपने बेनिफिट को क्लेम कर सकती है। तो जिसने बेनिफिट ट्रांसफर किया होता है उसको बोलते हैं असाइनर, और जिसको बेनिफिट ट्रांसफर किया होता है उसको बोलते हैं असाइनी। तो असाइनर ने अपने बेनिफिट को असाइनी को ट्रांसफर करा। एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एज सेल्स गुड्स टू बी एंड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द प्राइस। तो एक्स ने बी को गुड्स सेल करी, तो अब यहाँ पर एस के पास राइट हो गया कि वो बी से उस गुड्स के बदले पैसे को रिसीव कर सकता है। तो एस के पास पैसा रिसीव करने का राइट है। एस में बाय गिविंग अ नोटिस टू बी असाइन हिज राइट टू रिसीव द मनी इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी दैट इज एक्स। तो यहाँ पर एक्स ने बी को एक नोटिस दिया और बोला कि पैसा रिसीव करने का राइट मेरे पास है क्योंकि मैंने तुम्हें सामान बेचा, तो मैं अपने इस पैसे रिसीव करने का राइट को ट्रांसफर कर रहा हूँ एक्स के फेवर में। तो अब जो तुम पैसा मुझे देने वाले थे वो पैसा मेरे को ना देते हुए एक्स को दे देना। तो यहाँ पर बेनिफिट किसको ट्रांसफर हुआ, एक्स को। किसने ट्रांसफर करा, एस ने अपना बेनिफिट एक्स को ट्रांसफर कर दिया। तो एस यहाँ पर असाइनर है, एक्स यहाँ पर असाइनी है। तो अगर कल को बी एक्स को पैसा नहीं देता तो एक्स के पास राइट आ गया कि वो जो है बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो अब क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट। अगर आप एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो क्या होता है, द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर कोई पर्सन अपना एजेंट अपॉइंट करता है तो जिस पर्सन ने एजेंट को अपॉइंट करा उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारा काम करेगा। तो अगर एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी थर्ड पार्टी से, तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच नहीं हुआ बल्कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच हुआ है। तो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करे या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट करे, बात एक ही होती है, एजेंट जो होता है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। बस शर्त ये होती है कि एजेंट अपने अथॉरिटी के लिमिट के अंदर काम करे, यानी विद इन अ स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी काम करे, जितनी उसे पावर दी गई है उस पावर के बाहर ना जाए एजेंट, और एजेंट जो भी काम करेगा वो प्रिंसिपल के नाम पे करेगा। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप ध्यान से सुनो। एक पर्सन है ए, उसने अपना एक एजेंट अपॉइंट करा बी। तो यहाँ पर ए जो है वो प्रिंसिपल है और बी जो है वो एजेंट है। ए के पास एक कार थी, उसने बी को बोला कि मेरी ये कार बिकवा दे। बी ने जो है अपने दोस्त को कॉल करा सी को, और सी को बोला कि मेरे पास एक कार है, क्या तुम खरीदोगे। सी एग्री हो गया, सी ने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा। तो बी ने सी को कार बेच दी। तो कार किसकी थी, कार थी ए की, और बेची किसने, बी ने। तो अब यहाँ पर कल को सी पैसा नहीं देता तो ए के पास राइट है कि वो सी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बी और सी के बीच बनाओ, लेकिन बी कौन है, बी ए का एजेंट है, और एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो प्रिंसिपल के पास राइट होता है कि वो एजेंट के करे हुए कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट और एस्टॉपल। अब देखो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। आप एक्नॉलेज कर रहे हो, आप किसी चीज को मान रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। मतलब क्या इसका समझते हैं, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। एस्टॉपल का मतलब भी अभी बताता हूं मैं आपको, ध्यान से पहले पढ़ते हैं इसको। वेयर बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट टू अ थर्ड पर्सन एंड दैट पार्टी acknowledges the payment to the third person, then the third person can recover the amount from such a party। अब देखो मतलब समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। Where by the term of a contract a party is required to make a payment। एक पार्टी है, उसको पेमेंट करनी है किसी थर्ड पार्टी को, एंड दैट पार्टी यानी जो पार्टी है जिसने पेमेंट करनी है वो पार्टी एक्नॉलेज भी कर लेती है थर्ड पार्टी के सामने कि हाँ मैंने तुम्हें पेमेंट करनी है। तो उसने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने तुम्हें पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसके पास राइट आ जाता है कि वो रिकवर कर सकती है उस पार्टी से अपनी पेमेंट जिस पार्टी ने एक्नॉलेज किया था। एग्जाम्पल क्या है, हमारे सामने दो एग्जाम्पल है। इफ एल गिव्स टू एम 20,000 टू बी गिवन टू एन, एल ने एम को 20,000 रुपीज दिए और बोला कि ये एन को दे दो, एंड एम इन्फॉर्म एन दैट ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम। अब एम ने जो है एन को इन्फॉर्म कर दिया, कॉल करके बता दिया कि मेरे पास तुम्हारे 20,000 रुपीज पड़े हुए हैं, बट आफ्टरवर्ड एम रिफ्यूज टू पे द मनी। लेकिन बाद में एम मुकर गया पैसा देने से। एम ने बोला एन को कि मैं तुम्हें 20,000 रुपीज किस बात का दूं, तुम्हें तो पैसा एल से लेना है ना, तो जाके एल से लो, मेरे से क्यों मांग रहे हो। एल और एन के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर एन जो है वो एंटाइटल हो जाता है कि वो 20,000 रुपीज की रिकवरी कर सकता है एम से, क्योंकि एम ने जो है वो एक्नॉलेज कर दिया था कि मेरे पास तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट पहले हो चुकी है,
एम ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब एम मुकर नहीं सकता। एक बार आपने एक्नॉलेज कर दिया, अब आपको पैसा देना ही होगा। यही होता है हमारा एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है कि आप जो है अब मना नहीं कर सकते। आपने एक बार एक्नॉलेजमेंट दे दी, अब आप मुकर नहीं सकते पैसा देने से। स्टॉपल का मतलब अगर मैं बताऊं, स्टॉपल का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। आपको रोका जाएगा मना करने से, आप मना नहीं कर सकते। एक बार आपने एक्नॉलेज कर दिया, उसके बाद आपको मना करने नहीं दिया जाएगा, आपको मना करने से रोका जाएगा। स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। तो आप या तो एक्नॉलेज मत करो, एक्नॉलेज कर दिया तो आपको पेमेंट करनी होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा केस लॉ है एन देवराज वर्सेस एम रामाकृष्ण। एक बार इसके फैक्ट देख लेते हैं। ए सोल्ड हिज हाउस टू बी फॉर ₹10 लाख अंडर आर रजिस्टर्ड सेल डीड। ए ने अपना घर बेचा किसको? बी को। कितने में? 10 लाख रुपए में। तो ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन अब हुआ क्या? बी ने ए को 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए दे दिए और बोला बच्चे 5 लाख रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। लेकिन ए ने बी से बोला कि एक काम करना, जो बचे हुए 5 लाख रुपए हैं वो तुम मुझे मत देना, बल्कि मेरे बदले जो है सी को दे देना। तो बी बोला ठीक है। तो बी ने क्या किया? बी ने सी को 5 लाख में से 3 लाख रुपए दे दिए और बोला बाकी बैलेंस जो बचा हुआ जो 2 लाख रुपए है वो तुम्हें मैं बाद में दे दूंगा। तो यहाँ पर बी एक्नॉलेज कर चुका है। अब कल को बी जो है वो सी को पैसा देने से मना करता है, तो सी के पास राइट है कि वो बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। तो एक बार आपने एक्नॉलेजमेंट दे दी तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है। तो अब देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट, कवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कवेनेंट मतलब क्या होता है? कवेनेंट मतलब होता है एग्रीमेंट। In the case of covenant running with the land, the person who purchases land with notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller। अब मतलब क्या? इसका ध्यान से सुनो। कोवेनेंट मतलब होता है एग्रीमेंट। अगर कोई लैंड है, उसके साथ कोई प्रीवियस एग्रीमेंट जुड़ा हुआ है और उस लैंड को कोई दूसरा पर्सन परचेस करता है, तो जो पर्सन उस लैंड को परचेस करेगा तो वो पर्सन जो है उस प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की सारे टर्म्स और कंडीशन को वैसे ही मानेगा जैसे पिछला ओनर मानता था। मतलब अगर यहाँ पर प्रीवियस कोई कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है किसी लैंड के साथ, तो आने वाले जितने भी बायर होंगे यानी जितने भी सक्सेसर होंगे उस लैंड के, वो सभी के सभी उस लैंड से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। वन ओनर ऑफ द लैंड having two land adjacent to each other। देखो यहाँ पर एक ओनर है, उसके पास 2 लैंड है। अब वो दोनों लैंड जो है अगल बगल में है, उसमें से एक लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। वन वॉज एग्रीकल्चर लैंड। ही सोल्ड द अदर लैंड कंटेनिंग अ कंडीशन। तो जो ओनर है वो एग्रीकल्चर लैंड को नहीं बेचता, बल्कि जो दूसरा लैंड है उसके बगल में जो लैंड है उसको बेच देता है, और इस कंडीशन के साथ बेच देता है कि उस लैंड के ऊपर कोई इंडस्ट्रियल पर्पस से कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसके ठीक बगल में एग्रीकल्चर लैंड है, और अगर बगल वाले लैंड पे इंडस्ट्री का काम होगा तो उससे पॉल्यूशन निकलेगा, और पॉल्यूशन की वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड खराब हो जाएगा, वहां पर अच्छे से खेती नहीं हो पाएगी। तो ये जो कंडीशन लगाई जा रही है दूसरे लैंड के ऊपर जो लैंड बेचा जा रहा है, ये कंडीशन जो है ये एक प्रीवियस एग्रीमेंट है जो आने वाले जितने बायर्स होंगे उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। सच कंडीशन इज अटैच्ड विद द लैंड, सो whosoever is the successor of the land had to abide by it। तो आने वाले जो भी ओनर होंगे इस लैंड के, उन सभी को इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले एग्रीमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट के नाम से। तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से? तो हमने एक्सेप्शंस देख लिए प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, और हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक खत्म हो गया। तो आप देखते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है लीगलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन ना हो तो आपके एग्रीमेंट की लीगलिटी क्या होगी? आपका एग्रीमेंट वैलिड रहेगा या फिर वॉइड हो जाएगा, उसी को हमें देखना है। तो अगर बात करें जनरल रूल की, तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये बात हमें अच्छे से पता है। सेक्शन 25 हमारा कहता है अगर आपके एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसीलिए कहा जाता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो दोनों ही पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी एक पार्टी को कंसिडरेशन मिल रही है दूसरी को नहीं मिल रही तो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जनरल रूल। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब आपको पता क्या होता है? एक्सेप्शंस का मतलब होता है रूल का ठीक उल्टा। मतलब जनरल रूल कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन इसी जनरल रूल के एक्सेप्शंस कहते हैं कि अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होगी तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं इस रूल के एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 25 इटसेल्फ। तो सेक्शन 25 ने कहा था कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और सेक्शन 25 ही हमें कुछ एक्सेप्शंस देता है इस रूल के, अंडर विच द एग्रीमेंट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो ये सारे आपके सामने पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें अगर आपका एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो भी आपका एग्रीमेंट जो है वैलिड माना जाएगा। तो आखिर कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एक्सेप्शन की बात करें, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एन एग्रीमेंट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन इज एनफोर्सेबल इफ इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज
स्टैंडिंग अ नियर रिलेशन टू ईच अदर एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ। अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया विदाउट कंसिडरेशन तो भी आपका ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड हो जाएगा अगर उस एग्रीमेंट के अंदर ये चारों कंडीशन पूरी हो गई। और वो चार कंडीशन क्या है, एक एक करके ध्यान से देखो। पहली कंडीशन, आपके एग्रीमेंट बनने का कारण होना चाहिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से आपका एग्रीमेंट बनना चाहिए। दूसरा रीजन दिया हुआ है कि पार्टीज के बीच नियर रिलेशन होना चाहिए, यानी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के बीच आपस में नियर रिलेशन होना चाहिए। तीसरा हमारा कंडीशन है कि आपका एग्रीमेंट जो है वो इन राइटिंग होना चाहिए। और चौथी कंडीशन है कि वो इन राइटिंग एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन अगर आपकी पूरी हो जाती है तो आपका एग्रीमेंट जो है एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा, इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं दो तीन, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम अपना। ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव 1000 रुपीज टू हिज सन बी। ए मेड द प्रॉमिस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। तो देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होते, एनफोर्सेबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है, ये कहता है अगर आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर ये चारों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी बिल्कुल वैलिड मान लिया जाएगा, एनफोर्सेबल मान लिया जाएगा। ए ने बी से प्रॉमिस किया, ए कौन है फादर, बी कौन है सन, तो यहाँ पर ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ए ने बी को प्रॉमिस किया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, और ए ने जो है अपने प्रॉमिस को राइटिंग में लिखकर रजिस्टर करवा लिया। अब ये एग्रीमेंट जो ए और बी के बीच हुआ है, ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट हो चुका है। अब अगर कल को ए बी को पैसा नहीं देता तो बी जो है ए के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए आउट ऑफ हिज love and affection promise to give his wife 10,000. This promise is put in writing and is registered. It will a valid contract without consideration. अब यहाँ पर क्या है, ए ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर दिया कि वो उसे 10,000 रुपीज देगा। अब प्रॉमिस कर दिया, अब वाइफ ने बोला लिख के दो, ए ने लिख के दे दिया। वाइफ ने जो है उसको जाके रजिस्टर करवा लिया उस प्रॉमिस को। रजिस्टर कराते ही जो है डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड हो गया, एनफोर्सेबल हो गया। अब ए कल को मुकर नहीं सकता 10,000 रुपीज देने से, ए को देने ही होंगे 10,000 रुपीज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। After constant quarrel and disagreement between husband and wife, the husband promised in writing to pay his wife a sum of money for her maintenance and a separate residence. The agreement was also registered. It was held that the promise was not enforceable because it was not entered out of natural love and affection. ये हमारा एक केस लॉ था। इस केस लॉ में क्या हुआ था, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी, दोनों के बीच लगातार जो है लड़ाई झगड़े होते थे और हमेशा डिसएग्रीमेंट रहता था। तो एक दिन हस्बैंड ने जो है प्रॉमिस कर दिया अपनी वाइफ को इन राइटिंग में लिख के दे दिया कि मैं तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा मेंटेनेंस के लिए और एक सेपरेट मकान दूंगा, तुम वहां जाके रह लो। अब वाइफ ने जो है इस एग्रीमेंट को जाकर रजिस्टर करवा लिया। लेकिन अब हुआ क्या, जो हस्बैंड था वो मुकर गया पैसा देने से और सेपरेट मकान देने से। वाइफ ने जाकर कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट में केस कर दिया और वाइफ ने आर्गुमेंट दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच हुआ था और हमारे बीच जो है नियर रिलेशन है, ये एग्रीमेंट जो है बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया। कोर्ट ने कहा एक बात बताओ, यहाँ पर कहां से तुम्हें नेचुरल लव एंड अफेक्शन नजर आ रहा है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, तुम तो लगातार लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हारे बीच हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है, तो कहां से लव एंड अफेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट बना? ठीक है, तुम्हारे बीच लीगली एक नियर रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, लेकिन जो सबसे पहली कंडीशन है हमारी नेचुरल लव एंड अफेक्शन की, वो तो पूरी होती नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रॉमिस किया गया था हस्बैंड की तरफ से, ये एनफोर्सेबल नहीं है। Promise was not enforceable because it was not entered out of natural love and affection. तो अगर आपको डोमेस्टिक एग्रीमेंट को एनफोर्स करवाना है तो आपको ये चारों कंडीशन पूरी करनी होगी, तभी आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अ प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस इज बाइंडिंग इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी satisfied for the application of this exception. The services should have been rendered voluntary. The services should have been done for the promiser. अब इस पॉइंट में क्या कहा गया, ध्यान से सुनो। अगर कोई पर्सन आपको पास वॉलंटरी सर्विस देता है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, वॉलंटरी लिखा हुआ है। कोई पर्सन आपको सर्विस दे रहा है, वो अपनी मर्जी से दे रहा है, आपके कहने पर नहीं दे रहा, और वो सर्विस पास्ट में दी गई है कभी, और उस पास्ट सर्विस के बदले आप उसको आज जाके प्रॉमिस करते हो कि तुमने मुझे पास्ट में वॉलंटरी सर्विस दी थी, तो उसके बदले जो है मैं तुम्हें 10,000 रुपीज की पेमेंट करूंगा। तो आपने उसको पास्ट वॉलंटरी सर्विस के पेमेंट के लिए प्रॉमिस कर दिया आज प्रेजेंट में। तो आपने जैसे ही प्रॉमिस करा पास्ट वॉलंटरी सर्विस के बदले कंसिडरेशन देने का, तो अब आपका ये प्रॉमिस वैलिड हो गया, आपके ऊपर बाइंडिंग हो गया। अब आप मुकर नहीं सकते क्योंकि आप प्रॉमिस कर चुके हो, और अगर आप मुकरते हो तो जिस पार्टी ने आपको पास वॉलंटरी सर्विस दी थी वो आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है और आपके प्रॉमिस को एनफोर्स करवा सकती है। अब देखो यहाँ पर पास वॉलंटरी सर्विस की बात थी, सामने वाली पार्टी ने अपनी मर्जी से वॉलंटरी सर्विस दी थी, ना कि प्रॉमिसर के कहने पे दी थी, तो वो प्रॉमिसर के लिए कंसिडरेशन नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अगर प्रॉमिसर जबरदस्ती कह रहा है कि मैं तुम्हारी पास वॉलंटरी सर्विस को कंसिडरेशन मानता हूं और इसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा, तो फिर दे प्रॉमिसर, उसकी मर्जी। लेकिन अगर आपने एक बार पास वॉलंटरी सर्विस को अपने लिए कंसिडरेशन मान लिया और उसके बदले में आपने कुछ प्रॉमिस कर दिया, तो फिर आप मना नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट के लिए दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, आपको जो सर्विस दी गई थी वो
वॉलंटरी होनी चाहिए, यानी आपके कहने पर नहीं होनी चाहिए। वॉलंटरी सर्विस दे रहा है सामने वाला पर्सन आपको, और जो सर्विस दी गई है वो प्रॉमिसर के लिए ही होनी चाहिए, यानी जो काम किया गया है वो प्रॉमिसर के लिए ही किया गया था। आपको एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। ए फाइंड बी पर्स, ए ने बी का पर्स ढूंढ के दिया। अब बी का पर्स खो गया होगा तभी तो ए ने ढूंढ के दिया। बी ए के पास नहीं गया था कि मेरा पर्स ढूंढ के मुझे दे दो, ए ने अपनी मर्जी से ढूंढ के दिया। अब ए जो है बी के पास आके ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारा पर्स ढूंढ के दिया, मुझे बदले में जो है 10,000 रुपीज दो। यहाँ पर ए जो है कंसिडरेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने अपनी मर्जी से पर्स ढूंढ के दिया था। ए ने जो पर्स ढूंढ के दिया, बी के लिए वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वॉलंटरी आपने कोई काम किया किसी के लिए बिना प्रॉमिसर के डिजायर के, तो वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाती। लेकिन 2-4 दिन बाद जो है बी ए के पास आता है और आके कहता है कि तुमने मेरा पर्स ढूंढ के दिया, उसमें मेरे कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, तुमने मेरी काफी मदद करी, अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसके बदले में तुम्हें 500 रुपीज दूंगा। अब यहाँ पर बी जो 500 रुपीज देने का प्रॉमिस कर रहा है, ये प्रॉमिस ए के वॉलंटरी सर्विस के बदले कर रहा है। इन्हें जो वॉलंटरी बी का पर्स ढूंढ के दिया था, तो यहाँ पर ए की तरफ से कोई कंसिडरेशन दी भी नहीं मानी जाएगी। बी तो अपनी मर्जी से प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन अगर बी ने ए की वॉलंटरी सर्विस के बदले कोई प्रॉमिस कर दिया तो फिर वो प्रॉमिस एनफोर्सेबल हो जाएगा। अब अगर कल को बी ने 500 रुपीज नहीं दिए तो ए जो है कोर्ट में जा सकता है बी के खिलाफ, क्योंकि आपने जो है प्रॉमिस कर दिया। आपने प्रॉमिस किया ही क्यों अगर आपको पैसा नहीं देना था? कोई जोर जबरदस्ती तो थी नहीं। तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट। तो टाइम बार्ड डेट पे करने का एग्रीमेंट किया गया है। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग signed by the promisor or his authorized agent to pay time barred debt, that is the limitation period 3 years for the recovery of the debt must have been expired। अगर एक एग्रीमेंट बनता है to pay time barred debt, time barred debt क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। हमारे कंट्री में एक लिमिटेशन एक्ट है जो कहता है कि अगर आपके डेट को 3 साल से ज्यादा हो गए तो अब आप अपना डेट रिकवर नहीं कर सकते, आपका डेट रिकवर करने का राइट खत्म हो गया। अगर 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को 10 लाख रुपए देने, लेकिन 10 लाख रुपए अगर 3 साल तक नहीं दिए जाते तो 3 साल के बाद जो है दूसरी पार्टी अपने पैसों का क्लेम नहीं कर सकती। अगर आपको पैसे चाहिए और सामने वाली पार्टी आपको पैसा नहीं दे रही है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके जो है पैसों के लिए क्लेम करो, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर जाना है। 3 साल के बाद जो है आपका केस नहीं सुना जाएगा, आपका डेट जो है टाइम बाद डेट हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसों की रिकवरी नहीं हो सकती। तो कोई भी पैसा अगर आपको लेना है सामने वाली पार्टी से तो आप 3 साल के अंदर अंदर ले लो। ये हमारा लिमिटेशन एक्ट कहता है। उसने एक लिमिटेशन पीरियड बना रखा है 3 इयर्स का। 3 साल के अंदर अंदर आपको रिकवरी करनी होती है अपने डेट की, क्योंकि 3 साल तक अगर किसी के पास आप अपना पैसा छोड़ रहे हो तो आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है, आपको पैसा लेना ही नहीं है। 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो ये पॉइंट कहता है अगर आपका कोई डेट है, आपने किसी से पैसा लेना है और उस बात को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी आपका डेट जो है वो टाइम बाय डेट बन चुका है, लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए कि जिससे आपने पैसा लेना है वो खुद आपके पास चल के आए और आने के बाद कहे हाँ मैं मानता हूं कि मैंने आपका पैसा देना बाकी है, मैं जल्द से जल्द आपका पैसा चुका दूंगा, और इस बात को वो राइटिंग में लिख के दे दे और अपने साइन कर दे। अब आपका ये एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल हो गया। तो अब आपके पास दोबारा से राइट आ गया कि आप अपने डेट की रिकवरी कर सकते हो। एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए ओन ₹1,000 टू बी, ए ने बी का 1,000 रुपीज देना है। दिस डेट वाज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, दैट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। लेकिन इस डेट को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये डेट का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो अब जो है बी के पास कोई राइट नहीं है कि वो ए से 1,000 रुपीज रिकवर कर सके। लेकिन किसी दिन ए जो है बी के पास आता है, आके एक रिटर्न प्रॉमिस साइन करके देता है और कहता है कि मुझे 1,000 रुपीज देने थे तुम्हें, मैं 1,000 तो नहीं दे सकता लेकिन 500 रुपीज जो है तुम्हें देने का प्रॉमिस करता हूं। तो ये प्रॉमिस जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब बी के पास राइट आ गया कि वो 500 रुपीज रिकवर कर सकता है ए से। तो आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, completed gift. The absence of consideration does not affect the validity of the gift. Gift given by the donor to donee are valid once a gift has been actually given. The donor cannot demand it back on the ground that there was no consideration. आप देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट आया और स्टूडेंट आकर मुझे कोई गिफ्ट देता है, तो मैंने पूछा किस बात का गिफ्ट है। स्टूडेंट ने बोला आपके लिए गिफ्ट है, आप हमें इतना अच्छा पढ़ाते हो तो बदले में आपके लिए गिफ्ट। मैंने भी खुशी खुशी उस गिफ्ट को रख लिया। गिफ्ट खोल के देखा तो उस गिफ्ट के अंदर जो है गोल्ड चेन निकली। मैं भी खुश हो गया कि वाह क्या बढ़िया गिफ्ट दिया है। अब कुछ दिनों बाद जो है वो स्टूडेंट मेरे पास वापस आता है और आके कहता है कि सर मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा क्या काम कर दूं? सर आपकी जो है पहचान है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मेरा एक भाई है, उस भाई की जो है किसी तरीके से सेटिंग करवा के गवर्नमेंट जॉब लगवा दो। तो मैंने कहा मैं क्यों लगवा दूं, मैं क्यों ऐसा काम करूं? तो उसने बोला सर मैंने आपको गिफ्ट दिया था, आपको मैंने गोल्ड चेन दी थी, तो बदले में आप मेरा ये काम नहीं करोगे। तो मैंने कहा मैंने कहा था देने के लिए, तूने अपनी मर्जी से दी थी। तो वो बोला नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं करूंगा। उसने बोला मेरा गिफ्ट वापस कर दो। तो मैंने कहा मैं क्यों दूं, मैं नहीं देता तेरे को गिफ्ट वापस, तूने अपनी मर्जी से दिया था। तो वो बोलने लगा आपने मेरे लिए बदले में क्या दिया, मैं आपको गिफ्ट क्यों दूं, आपने मेरे लिए कंसिडरेशन दी जो मैं आपको कंसिडरेशन दूं। मैंने उसको कहा गिफ्ट में तो कंसिडरेशन चाहिए ही नहीं होती। लगता है तूने ढंग से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा कि अगर किसी को गिफ्ट दे दी जाती है तो वो वापस नहीं ली जाती, उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंसिडरेशन डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट देने वाले को क्या कहते हैं, डोनर, और जिसको दिया जाता है उसको बोलते हैं डोनी। तो अगर आप किसी को गिफ्ट दे देते हो तो आप उसको वापस नहीं मांग सकते। तो क्लियर होगा आपको कंप्लीटेड गिफ्ट का पॉइंट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। अब ये क्या पॉइंट है, आप पहले बेलमेंट का मतलब समझो। जिस तरीके से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
पढ़ रहे हैं उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। अब इस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस से गुड्स की डिलीवरी होती है इस कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे वो पर्पस पूरा होता है गुड्स जो है रिटर्न बैक कर दिया जाता है। अब एग्जांपल देखो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स डिलीवर इस कार फॉर रिपेयर टू वाई। एक्स ने वाई को अपनी कार रिपेयर करने के लिए दी। कार जो है वो गुड्स है और एक्स ने वाई को दी, यानी वन पर्सन ने अनदर पर्सन को दी और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी और पर्पस क्या था? कार रिपेयर करना। जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा वाई जो है कार रिपेयर कर देगा, वो एक्स को कार लौटा देगा। तो रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। उसी तरीके से ए गिव्स अ क्लॉथ टू हिज टेलर फॉर स्टिचिंग। ए ने कपड़ा दिया टेलर को शर्ट सिलवाने के लिए, तो जैसी ही शर्ट जो है सिल जाएगी, टेलर को कपड़ा देने का पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाएगा, टेलर जो है ए को शर्ट वापस कर देगा। तो यहाँ पर भी गुड्स की डिलीवरी हुई लेकिन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुई। जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा गुड्स जो है रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी करता है उसको हम बोलते हैं बेलर। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज नोन एज बेलर एंड द पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको गुड्स डिलीवर करे जाते हैं उसको हम बोलते हैं बेली। तो दो पार्टीज होती हैं यहाँ पर, बेलर और बेली। तो ये तो हो गया हमारे बेलमेंट का मतलब, लेकिन यहाँ पर बेलमेंट नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है ग्रेचुइटस बेलमेंट। अब ग्रेचुइटस बेलमेंट क्या होती है ध्यान से सुनो। उससे पहले देखो यहाँ पर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक्स ने वाई को कार दी, वाई ने जो है इस कार को रिपेयर करा, रिपेयर करके कार लौटा दी। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिला है। एक्स की कार रिपेयर हो गई और वाई को जो है उसके बदले में पेमेंट मिल गई, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिला। उसी तरीके से ए ने अपना क्लोथ सिलवाने को टेलर को दिया, ए की शर्ट तैयार हो गई, टेलर ने सील के दे दिया और टेलर को जो है उसके बदले में पैसा मिल गया। तो दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिला बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन जब बात आती है ग्रेचुइटस बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर जो है कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। वहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी की मदद कर रही होती है और वो मदद जो है विदाउट कंसिडरेशन की जाती है, मतलब फ्री ऑफ चार्ज करी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर होगा। पार्किंग द कार एट योर फ्रेंड्स हाउस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। आपने अपनी किसी दोस्त के घर पे अपनी कार पार्क कर दी, क्यों? क्योंकि आपके घर के पास जो है कार पार्क करने का स्पेस नहीं था। तो दोस्ती में जो है आपने उसके घर पे कार पार्क कर दी, ना उसने आपसे पैसे लिए ना आपने उससे पैसों की बात करी, तो आपने उसके घर पे कार पार्क करी। कार पार्किंग का आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, सुबह जो है आप उस कार को लेकर वापस आ जाओगे। यहाँ पे भी गुड्स की डिलीवरी करी गई है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, लेकिन जैसे ही पार्किंग का पर्पस पूरा हो जाएगा, यानी कुछ पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाएगा, आप उसको कार को लेकर वापस आ जाओगे। उसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कार है, आपके दोस्त को जो है कहीं जाना है और वो आपसे कार मांगता है कि मैं तुम्हारी कार लेके जाऊं, तो आप उसको अपनी कार दे देते हो यूज करने के लिए, वो आपकी कार लेके चले जाता है। तो यहाँ पर भी गुड्स की डिलीवरी करी गई, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गुड्स दिया कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए और जैसे ही आपके दोस्त का काम पूरा हो जाएगा वो आपको कार लौटा के दे देगा, लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन की बात नहीं आई। तो इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट्स को, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड इवन देयर इज नो कंसिडरेशन। तो इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, गिविंग पोजेशन ऑफ ज्वेलरी टू अ फ्रेंड फॉर फ्यू डेज विदाउट कंसिडरेशन। आपने अपने किसी दोस्त को जो है ज्वेलरी दे दी कुछ दिन रखने के लिए, उसको कहीं फंक्शन में जाना था, आपने बोला ये ज्वेलरी पहन के चले जाओ, फंक्शन पूरा हो जाए मेरे को लौटा देना। तो ये आपने विदाउट कंसिडरेशन जो है अपनी दोस्त की मदद कर दी, तो ये भी आपका ग्रेचुइटस बेलमेंट का एग्जांपल हो गया। तो क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 185 of the Indian Contract Act 1872, no consideration is necessary to create an agency। तो सेक्शन 85 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अगर आपको एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, यानी आपको किसी पर्सन को अपने लिए एज एन एजेंट अपॉइंट करना है, तो अपॉइंट करते हैं टाइम जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे एजेंट के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। अगर आपको एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो आपको कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एजेंट इज अ पर्सन हु एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। हमें अच्छे से पता है एजेंट वो पर्सन होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, और जो पर्सन एजेंट अपॉइंट करता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। Thus, when a person is appointed as an agent, his appointment is valid even if there is no consideration। तो मैंने आपको बता दिया जब किसी पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट किया जाता है तो उसकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड होती है, his appointment is valid, फिर चाहे उस अपॉइंटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, even if there is no consideration। Although generally an agent get remuneration by way of commission for the service rendered, but no consideration is immediately necessary at the time of appointment। जनरली वैसे देखा जाए तो एजेंट को रेम्यूनरेशन के तौर पर क्या मिलता है? कमीशन। एजेंट कमीशन के लिए काम करता है, जितनी वो सर्विस देता है उस पर उसको कमीशन मिलती है, तो एजेंट के लिए कमीशन ही उसकी कंसिडरेशन होती है। फिर भी अगर कंसिडरेशन ना हो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट नो कंसिडरेशन इज इमीडिएटली नेसेसरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपने देख लिया, अगर आपको एजेंट अपॉइंट करना है तो आपको कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन भी बिल्कुल वैलिड माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चैरिटी और डोनेशन। आपको पता है चैरिटी करो चाहे आप डोनेशन करो, बात एक ही है, आप सामने वाली पार्टी को वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हो, यानी किसी की आप मदद कर रहे हो। अब देखो एक बात आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता रखा है कि चाहे फिर सोशल एग्रीमेंट हो चाहे मोरल एग्रीमेंट हो, इस तरह की कोई भी एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, और चैरिटी और डोनेशन देने की बात करना हमारे सोशल एग्रीमेंट के अंदर कवर होता है। तो सोशल एग्रीमेंट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अनएनफोर्सेबल होते हैं। अगर आपने किसी को चैरिटी या डोनेशन देने का प्रॉमिस कर भी दिया और बाद में आपने वो प्रॉमिस पूरा नहीं करा,
तो सामने वाली पार्टी आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपनी मर्जी से किसी की मदद कर रहे थे। तो अगर आप कल को मना भी कर देते हो मदद करने से, तो उसमें आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, सोशल एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट कहता है कि अगर आपने चैरिटी और डोनेशन करने का प्रॉमिस कर दिया कि आप उसको इतना पैसा दोगे डोनेशन के नाम पर, और आपकी बात पे भरोसा करके कि आप पैसा देने वाले हो, सामने वाली पार्टी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपने ऊपर लाइबिलिटी ले ली, तो अब आप मना नहीं कर सकते डोनेशन देने के लिए, क्योंकि आपके भरोसे पे सामने वाली पार्टी के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो यही बात हमारा ये पॉइंट कहता है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, एक केस लॉ देख लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ अ पर्सन प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, अगर किसी पर्सन ने प्रॉमिस कर दिया चैरिटी के लिए, यानी वो डोनेशन के लिए प्रॉमिस कर चुका है, एंड ऑन दिस फेथ अ प्रॉमिसी अंडरटेक अ लायबिलिटी, आपने प्रॉमिस किया तो आप प्रॉमिसर हो, और आपने जिसको प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसी है। तो अगर आपके प्रॉमिस के भरोसे पे प्रॉमिसी ने कोई लायबिलिटी अंडरटेक कर ली, अब लायबिलिटी कैसे अंडरटेक करेगा? उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि आपने उसको प्रॉमिस किया हुआ था कि आप पैसा दोगे, तो अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आपका चैरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो चुका है। तो अगर आप पैसा नहीं देते, अगर आप डोनेशन नहीं देते, तो प्रॉमिसी जो है आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है और आपके डोनेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, प्रॉमिसी जो लायबिलिटी क्रिएट करेगा अपने ऊपर, वो लायबिलिटी आपके प्रॉमिस करे हुए अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन। जितना आपने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा की अगर लायबिलिटी क्रिएट करता है प्रॉमिसी, और उसके बाद आके कहता है कि देखो मैंने आपके कहने पे लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, अब आपको पैसा देना ही होगा, तो आप उतना ही पैसा देने के लिए लायबल हो जितना आपने प्रॉमिस किया है, उससे ज्यादा पैसा आप पे नहीं करोगे, तो आप अपने प्रॉमिस किए हुए सब्सक्रिप्शन के लिए लायबल हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये केस लॉ है हमारा केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद का, तो आपको इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A town hall was to be constructed at Havra. टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट होने जा रहा था हावड़ा में। हावड़ा कोलकाता की एक सिटी है। फॉर द पर्पस ऑफ विच म्युनिसिपैलिटी कमीशन थॉट एप्रोप्रिएट टू नेसेसरी एंड सफिशिएंट फंड थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो जो म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर्स थे जिन्होंने ये टाउन हॉल बनाना था, उन्होंने सोचा टाउन हॉल बनाने के लिए पैसा तो लगेगा, तो पैसे के अरेंजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पब्लिक से फंड ले लें, यानी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन ले लें। तो म्युनिसिपैलिटी ने जो है एक फंड क्रिएट कर दिया कि जो लोग इस फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक पब्लिक फंड क्रिएट हो गया जिसमें पब्लिक सब्सक्रिप्शन देगी। तो काफी ज्यादा लोगों ने जो है उसमें अपना नाम लिखवाया और प्रॉमिस किया कि हम जो है फंड कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक तरीके से चैरिटी और डोनेशन की तरह हो गया कि पब्लिक जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अब पब्लिक के भरोसे पे, पब्लिक के प्रॉमिस पे, पब्लिक ने जो प्रॉमिस किया था कि हम सब्सक्रिप्शन देंगे, हम जो है पैसा देंगे, उसके भरोसे पे ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन केदारनाथ भट्टाचार्य एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्टर। केदारनाथ भट्टाचार्य जिसने केस फाइल किया था उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा? कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थर्ड पार्टी हो गया। पब्लिक ने फंड देने का प्रॉमिस किया है, तो पब्लिक हमारी प्रॉमिसर है, केदारनाथ भट्टाचार्य हमारा प्रॉमिसी है, और केदारनाथ भट्टाचार्य जी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो कॉन्ट्रैक्टर हमारी थर्ड पार्टी हो गई। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये पब्लिक के प्रॉमिस के भरोसे पे किया है। अब हुआ क्या? द गौरी मोहम्मद बीइंग अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस फंड, एक गौरी मोहम्मद नाम का पर्सन है, वन ऑफ द सब्सक्राइबर, यानी गौरी मोहम्मद एक पर्सन है पब्लिक में से जिन्होंने प्रॉमिस किया था। उसने 100 रुपए फंड में ट्रांसफर करने का प्रॉमिस किया था, एंड हैविंग साइन हिज नेम एंड अमाउंट इन द सब्सक्रिप्शन बुक फॉर दिस पर्पस। और उसने जो है अपना नाम और अमाउंट सब्सक्रिप्शन बुक में लिखवा भी दिया था कि मैं इतने अमाउंट की पेमेंट करूंगा और ये मेरा नाम है, बट फेल टू पे द अमाउंट एंड कंटेंडेड दैट देयर वाज नो कंसीडरेशन फॉर हिज प्रॉमिस। लेकिन बाद में उसने कंट्रीब्यूशन देने से मना कर दिया, और उसका ये कहना था कि जब मुझे सामने से कोई कंसीडरेशन नहीं मिल रहा तो मैं कंट्रीब्यूट क्यों करूं, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करता, इस टाउन हॉल को बनने में मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है सामने से। तो उसने कंट्रीब्यूशन करने से मना कर दिया। लेकिन उसने पहले प्रॉमिस कर रखा था, और उसके प्रॉमिस के भरोसे पे केदारनाथ भट्टाचार्य जी ने जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कॉन्ट्रैक्टर से। तो इसी तरीके से अगर पब्लिक में से एक सब्सक्राइबर ने मना करा है फंड देने से, ऐसे करते करते तो और भी सब्सक्राइबर मना कर सकते हैं। तो केदारनाथ भट्टाचार्य ने गौरी मोहम्मद के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया, किसने जो है पहले प्रॉमिस करा था और बाद में अब ये मना कर रहा है, और इसके प्रॉमिस के भरोसे पे मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर ली है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तब मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा he was however held liable as person was asked to subscribe knowing the purpose of such subscription and knowing well in advance that on the faith of the subscription an obligation to pay the contractor for the work was to be incurred। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था पैसा देने के लिए, ये सभी लायबल होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए, इनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी पर्संस को जब बोला गया था सब्सक्राइब करने के लिए, पैसा देने के लिए, पर्सन्स वर आस्क्ड टू सब्सक्राइब नोइंग द पर्पस ऑफ सच सब्सक्रिप्शन। इन सभी पर्सन्स को पता था कि ये किस पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इनको पता था कि ये चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, सामने से इनको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला, इनको ये बात एडवांस में मालूम थी, नोइंग वेल इन एडवांस। उसके बावजूद इन्होंने प्रॉमिस किया था, और इनके प्रॉमिस के भरोसे पे प्रॉमिसी ने आगे कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और काम स्टार्ट कर लिया। सबको पता होता है चैरिटी या डोनेशन दोगे तो आपको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा,
फिर भी आपने प्रॉमिस किया था तो आप उसको पूरा करो। और वैसे भी जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है केदार भट्टाचार्य और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है केदार भट्टाचार्य जी ने अपनी मर्जी से नहीं किया। यहाँ पर जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन देने का प्रॉमिस किया था उनमें से वन ऑफ दी सब्सक्राइबर हमारा गौरी मोहम्मद भी था। उन सभी को ये बात पता थी, उनके डिजायर पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो यहाँ पर प्रॉमिसर के डिजायर मौजूद है। गौरी मोहम्मद ये नहीं कह सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे डिजायर पर नहीं हुआ था। तो फाइनली कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है कि गौरी मोहम्मद को जो है आप कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, अब वो मना नहीं कर सकता। तो आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। आप देखते हैं अपने लास्ट पॉइंट को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, ध्यान से देखो। व्हेन ए रिक्वेस्ट बी टू लैंड ₹10,000 टू सी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी सी तीन दोस्त हैं जिसमें से ए और बी जो है वो ज्यादा अच्छे खास दोस्त हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे कई सारे दोस्त होते हैं लेकिन उसमें से एक दो दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे काफी क्लोज होते हैं। तो उसी तरीके से ए बी सी तीनों दोस्त थे लेकिन ए और बी जो है वो काफी क्लोज दोस्त थे, काफी खास दोस्त थे। तो एक दिन सी को पैसों की जरूरत पड़ी। सी गया बी के पास पैसे मांगने, बी ने मना कर दिया। बी ने बोला कि मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तू लौटाएगा नहीं। अब सी ने ए से बोला यार इसको बोल दे कि मेरे को पैसे दे दे, मुझे पैसों की जरूरत है। अब ए है बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा दयालु आदमी, उसको सी की सिचुएशन को देख के बुरा लगा कि यार इसको पैसों की जरूरत है। तो ए ने बी से रिक्वेस्ट करी यार सी को पैसा दे दे, उसको पैसों की जरूरत है, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, अगर वो नहीं चुका पाया तो मैं चुका दूंगा। तो बी ने ए के भरोसे पे सी को पैसा दे दिया क्योंकि बी और ए जो है वो काफी क्लोज दोस्त थे। बी को पूरा भरोसा था ए पे। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना ए बी और सी का, इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पर तीनों पार्टी इन्वॉल्व हैं। बी ने पैसा दिया, सी को पैसा मिला, लेकिन सी की गारंटी ए ने ली। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तीनों ही पार्टीज के अलग अलग नाम दिए हैं। नाम बिल्कुल लॉजिकल है, आप ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएंगे। बी को कहा जाता है क्रेडिटर। बी को क्रेडिटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बी ने उधार दिया है। जो पर्सन पैसा उधार देता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। जो पर्सन पैसा उधार देता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, हमें अच्छे से पता है। और जो पर्सन पैसा उधार पे लेता है उसको हम डेटर बोलते हैं। तो पैसा लेने वाला हमारा डेटर होता है, पैसा देने वाला हमारा क्रेडिटर होता है। अब देखो सी डेटर तो है क्योंकि उसने पैसा लिया है उधार पे, लेकिन उसको बोला जा रहा है प्रिंसिपल डेटर। अब इसको डेटर ना बोलते हुए प्रिंसिपल डेटर क्यों बोला जा रहा है? ध्यान से सुनो। ए ने सी की गारंटी दी हुई है कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन पहले बी को पैसा देने के लिए लायबल कौन है? सी लायबल है, क्योंकि पैसा लिया किसने है? सी ने लिया है। तो अगर सी पैसा नहीं देता तब बात आती है कि ए पैसा देगा। तो यहाँ पर पहली लायबिलिटी सी की बनती है। अगर सी नहीं दे पाएगा तो फिर लायबिलिटी ए की बनेगी। तो यहाँ पर पहली लायबिलिटी सी की बनी, इसीलिए सी को बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर। ए की तो सेकंड लायबिलिटी बनेगी। अब ए को श्योरिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने बी को श्योरिटी दी है कि सी पैसा दे देगा, नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो ये श्योरिटी देने वाला पर्सन कौन है? जिसने गारंटी दी है, इसीलिए हम गारंटी देने वाले पर्सन को बोलते हैं श्योरिटी। तो तीनों पार्टी के नाम आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। ये पॉइंट क्या कहता है? तो ये पॉइंट कहता है कि यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, ए बी सी। बी ने पैसा दिया सी को, तो सी को पैसा मिल गया, सी को कंसिडरेशन मिल गया। अब सी ने पैसा उधार लिया है। अब बी ने फ्री में तो दिया नहीं होगा सी को, उसने कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज किया होगा सी के ऊपर। तो सी जो है वो इंटरेस्ट देगा बी को, तो बी को इंटरेस्ट के तौर पे कंसिडरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सी को भी कंसिडरेशन मिल गया, बी को भी कंसिडरेशन मिल गया। लेकिन ए भी तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। ए को कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? ए ने गारंटी दी है सी की, बी को कंसिडरेशन में इंटरेस्ट मिल गया, सी को कंसिडरेशन में पैसा मिल गया। लेकिन ए को क्या मिला? ए के पास तो कोई कंसिडरेशन आया नहीं। ए कौन है? ए हमारा श्योरिटी। श्योरिटी को तो कोई कंसिडरेशन मिली नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। तो यही बात कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि अगर श्योरिटी को कंसिडरेशन नहीं मिल रही, नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय द श्योरिटी, इवन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड होगा। कल को सी अगर पैसा ना चुकाए और बी ए के पास पैसा मांगने जाए तो ए पैसा देने से मना नहीं कर सकता। ए ये नहीं कह सकता बी को कि मैं तुझे पैसा क्यों दूं, बदले में तूने मुझे क्या कंसिडरेशन दिया? तूने पैसा तो सी को दिया है, तो जाके सी से पैसा मांग, मेरे से पैसा क्यों मांग रहा है? मैं तुझे पैसा दूंगा ही क्योंकि बदले में मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। तो यहाँ पर गारंटी देने वाला इस तरीके की कोई बात नहीं कर सकता, पैसा देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर गारंटी देने वाले पर्सन को कंसिडरेशन नहीं मिलती। ये बात सेक्शन 127 ने पहले ही बोल दिया है। फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, एनफोर्सेबल होगा। तो आपको क्लियर हो गया। तो ये टोटल हमारे 8 पॉइंट हो गए हमारे एक्सेप्शन के। तो इसी के साथ हमारा कंसिडरेशन का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर पहले पिछली क्लासेस को कंप्लीट करें। बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से बिजनेस लॉ की सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, यानी अपना 4th चैप्टर, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए इसी तरीके से हम क्लासेस लाते रहेंगे। तो अब मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।